हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे लेक्चर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। महाराष्ट्र बोर्ड्स के सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 और फिजिक्स 2 का हिस्सा है ये। तो फिजिक्स 1 के काफी सारे लेक्चर्स मैंने ले लिए, फिजिक्स 2 के भी कुछ लेक्चर्स ले लिए। चलिए आइए अब फिजिक्स 2 का ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं समझा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं यूट्यूब पर 11th के जो वन शॉट्स हैं उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर एक बार देख लें। वो चीज अगर आपने नहीं भी देखी तो यहां पर मैं बिकॉज सारी चीजें कवर करने ही वाला हूं तो आपको समझ में तो आएगा। लेकिन जैसे होता है ना कि बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर बनाना है, थर्ड फ्लोर बनाना है, तो उससे पहले उसका फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर बनाना जरूरी है, उसकी नींव डालना जरूरी है। तो इसलिए अगर आपने 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा तो ये 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको और बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। बट ये आपको फिर भी समझेगा, डोंट वरी। तो इसमें ये पूरा होलसम चैप्टर है, स्टार्ट टू एंड पूरा। मतलब आपको मैं बिल्कुल टेक्स्ट बुक घुमा घुमा के दिखाऊंगा कि मैं हर टॉपिक कवर कर रहा हूं। तो एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड। दिस इज अ वन शॉट सीरीज जिसके बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। तो हमारी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, प्रोफेसर ऑफ साइंस नाम से, जिस नाम का चैनल है उसी नाम की ऐप है, तो उस पर भी ये लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। एंड वहां पर एक्स्ट्रा चीज जो मैंने अपलोड की है वो ये है कि वहां पर मैंने न्यूमेरिकल्स भी अपलोड किए हैं। यहाँ पे स्टार्ट टू एंड हम पूरी थियरी देख लेंगे, सारे डेरिवेशन सीख लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। एक बार आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको डेरिवेशन के लिए पूरे यूट्यूब पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मैं डेरिवेशन करवाऊंगा उसी को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एग्जाम में गारंटीड फुल मार्क्स लेके आएंगे, फुल मार्क्स। तो डेरिवेशंस मैं पूरी की पूरी स्टार्ट टू एंड करवाने वाला हूं। हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स सीखना है, न्यूमेरिकल्स में कुछ ज्यादा अच्छे से सीखना है, धीरे धीरे पढ़ा के मैं आपको सिखाऊं, तो बेसिकली वो आपको ऐप पर सीखना होगा। ठीक है, तो ऐप पे डाला हुआ है। फाइन, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जो है वो है गाउसेस लॉ। अब आप लोग इसको गॉस लॉ बोलते होंगे, इंडियन इंग्लिश में गॉस लॉ ठीक भी है, लेकिन असलियत में ये बंदा जो जिस कंट्री को बिलोंग करता है वहां पे इसे गाउस, मतलब गॉस नहीं कहा जाता, गाउस कहा जाता है। गॉस नहीं कहा जाता, गाउस कहा जाता है। तो गाउस इसका नाम है। सो लिसन वेरी केयरफुली, मैं आप लोगों को अभी जस्ट ये जो चीज है गाउसेस लॉ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाउसेस लॉ हम लोग अभी देखेंगे। सो गाउसेस लॉ का जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे 12th में नहीं देखेंगे, वो 11th में ऑलरेडी हो चुका है और वो मेरे वन शॉट्स में अवेलेबल है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो गाउसेस लॉ का जो डेरिवेशन है वो यहां हम नहीं करेंगे, यहां पे खाली गाउसेस लॉ देख लेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए कि गाउसेस लॉ आखिर है क्या। सो गाउसेस लॉ, ये उसका नाम है और उसका लॉ, गाउसेस लॉ। ठीक है, तो क्या है ये गाउसेस लॉ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो गाउसेस लॉ कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एरिया, क्लोज्ड एरिया या सिंपली एन एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से समझिए इस बात को कि क्लोज्ड इंटीग्रल, ये देखो ये जो इंटीग्रेशन ये रहता है बराबर, अरे इसमें गोला घुमा दिया तो क्लोज इंटीग्रल। ये भी एक तरीके का डेफिनेट इंटीग्रल है, सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट्स क्या है ना, जैसे यहां से शुरू किया तो यही घूम के आना है, लाइक दैट। सो एनीवे इसके मैथ्स में भी मैं जा नहीं रहा हूं डिटेल में, खाली याद रखिए कि इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एन एरिया ओवर अ स्मॉल सरफेस ds is equal to the product of charge enclosed by the surface times reciprocal of electric permittivity of free space। अब लॉ जो है बोलना बड़ा आसान है, आपको भले से ऐसा लग रहा रहेगा कि सर आपने तो बड़ा हार्ड बना दिया। अरे बहुत ही बचकाना है। लिसन, इसको मैं दो तरीके से बोलूंगा, दोनों में से जो इजी लगे आप उसे चुन लेना। ध्यान से सुनिएगा, देखो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्मॉल एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज enclosed by the surface times reciprocal of electric permittivity of free space। ये जो एप्सिलॉन रहता है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, समझ गए? वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। तो ये हो गया आपका गाउसेस लॉ, ये हो गया इसका पहला स्टेटमेंट। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। ये पूरी चीज कुछ और नहीं, फ्लक्स है। तो फ्लक्स, द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप ऐसा भी बोल सकते हैं शॉर्ट में कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस या फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप बोलेंगे सर ये जो आपने बातें कही ये हमारे पल्ले तो पड़ी नहीं रही है कि आखिर ये है क्या। तो लिसन, बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। अच्छा बाय द वे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा फ्लक्स है तो राइट हैंड साइड भी पूरा का पूरा फ्लक्स होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस में हमने 11वीं में सीखा है कि लेफ्ट में अगर आम रखा है तो राइट में भी आम है, लेफ्ट में एप्पल है तो राइट में भी एप्पल है, लेफ्ट में गधा है तो राइट में भी गधा है, लेफ्ट में घोड़ा है तो राइट में भी घोड़ा है। तो बेसिकली ये फ्लक्स है। सो नाउ लिसन, गाउसेस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें करता है। वैसे ऐसा एक और लॉ आपने कहीं तो देखा हुआ है, राइट? कहां देखा है? एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर आप लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ देखा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कंपेयर विद एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उससे कंपेयर करके इसे देखिए, इसे कंपेयर कीजिए तो आप जानेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर अ लूप ओवर अ लेंथ is numerically equal to current enclosed by the loop times, मतलब multiply times magnetic permeability of free space। अबे मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बनती है, बराबर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाते हैं, फ्लक्स को पास करवाते हैं तो वो किसी सरफेस में से पास होती है, तो सरफेस, डीएसएस सरफेस। और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप्स बनती है, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल लाइंस या क्लोज लूप्स बनती है, लाइंस निकलती है ना, तो इसलिए लेंथ। यहां पे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यहां पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यहां पे भी एनक्लोज चार्ज है, यहां पे भी एनक्लोज करंट है। तो बेसिकली ये अगर आपने देखा हुआ है, देखा ही होगा ऑफ कोर्स, मेरे वन शॉट में भी है, मेरा जो वन शॉट मैंने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाला, वो आप लोग चेक कर लीजिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो वहां पे आपको देखने मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे सीबीएसई को बिलोंग करते हैं या आईसीएसई को बिलोंग करते हैं तो वो लोग भी ये जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसे ऐसा बेसिक कोर्स लेके इसे पूरा देख सकते हैं। तो वन शॉट देखने से उनके कोर्स का भी 70% या 60% मिनिमम कवर हो जाएगा, बिकॉज 60 to 70% सीबीएसई और आईसीएसई से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैच करता है। आने वाले समय में सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि महाराष्ट्र बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सब कुछ मर्ज हो जाएगा सीबीएसई में। तो इवेंचुअली पूरे इंडिया में एक ही बोर्ड रहा करेगा, इवन आईसीएसई को भी सीबीएसई में ही मर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसा होने से फायदा ये होगा कि बेसिकली पूरे इंडिया में, पूरे नेशन में, हमारे पूरे देश में एक ही तरीके की एजुकेशन हर बच्चे को मिलेगी और इससे फिर कंपटीशन करना आसान हो जाएगा। चलिए एनीवे, तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यहां पे मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करना चाहता। लेट्स मूव अहेड, लेट्स गो फॉर फर्दर फिजिक्स, ठीक है? सो आगे देखते हैं फिजिक्स में और क्या क्या है अपने पास यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। सो ये गाउसेस लॉ है, इसको करना क्या है, सुनो। मान लो कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ था जिसकी वैल्यू थी 1 कूलम, पॉजिटिव चार्ज था। अगर मैंने इसके बाजू में एक सरफेस बनाया तो चार्ज जो है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलती हैं। ये बात से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अरे भैया, ये लाइंस फेंकता है कि नहीं फेंकता रे बाबा? ऑफ कोर्स लाइंस फेंकता है। तो ये बंदा जो लाइंस फेंक रहा है तो एरिया में से ये लाइंस पास हो रही है, इसी को तो फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो फ्लक्स कितना निकल रहा है, कितनी लाइंस निकल रही हैं? तो गाउस ने बोला भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो अंदर चार्ज दिया है ना, 1 कूलम दिया है ना, खाली वो 1 कूलम चार्ज ले लो, क्योंकि अंदर जो बंद है 1 कूलम वो ले लो और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, काम खत्म। अरे इतनी लाइंस निकल रही है। अब आप बोलेंगे सर ये तो कोई वैल्यू नहीं लग रही है। अबे है ना वैल्यू, क्यों नहीं है वैल्यू? 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी फटाफट। इट इज 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी फिलहाल मैं यूनिट में नहीं जा रहा हूं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एनीवे सो बेसिकली 10⁻12 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻12 डिवाइड बाय 8.85 कर दो, तो जो भी आंसर आएगा उतनी लाइंस निकल रही हैं 1 कूलम चार्ज में से इस सरफेस के थ्रू।
अच्छा सपोज अगर आपको मैंने एक ऐसा गोला बना के दे दिया और मैंने क्या किया कि इसके अंदर चार्ज डाल दिया 1 कूलम, 2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, तो अब इसमें से फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है? इसमें से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कितना है? तो आपको क्या जवाब होगा, फ्लक्स कितना है? तो आप बिल्कुल बचकाने तरीके से बता देंगे, जो मैंने आपको अभी के अभी सिखाया, इतना इजी तरीका है। 1 + 5 + 2 कितना होगा? 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 में से 3 गया, कितना बचा? 8 में से 3 गया, कितना बचा? बचा ना 5, तो 5 बच गया। तो बेसिकली खाली लिखना है 5 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो जाएगा 5/8.85 × 10⁻12। अब जो भी वैल्यू आ जाए इसकी, है ना, फिलहाल मैं वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो जो भी वैल्यू आ जाए उतना इसमें से लाइंस पास हो रही है, सो दैट्स इट। अच्छा सपोज किसी ने यहां पर भी एक चार्ज 10 कूलम रख दिया, +10 कूलम, तो इसे नहीं लेना है क्योंकि ये एनक्लोज नहीं है। यहां पे क्या बोला गया? एनक्लोज, एनक्लोज, एनक्लोज। अबे एनक्लोज पे ध्यान दो। तो भाई एनक्लोज नहीं है ना, ये बाहर है, तो इसका फ्लक्स अपने लिए कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया ही हमको जानना है। फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया हमको जानना है। भेजे में बातें घुसी तुम्हारे। तो फ्लक्स बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और कूलम्स लॉ का बड़ा भाई है। कूलम्स लॉ जो था ना 11वीं में जो आपने पढ़ा था, वो छोटा भाई है, तो उसका बड़ा भाई है। तो जिस जिस सिचुएशन में कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है, या फिर कूलम्स लॉ को अप्लाई करने पर चीजें एकदम टफ हो जाती हैं, उन चीजों को ये बड़ा आसान बना देता है। सो दैट्स व्हाई बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले टेक्स्ट बुक पे नजर डालते हैं कि टेक्स्ट बुक में पहले क्या किया गया। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, पहला सबसे पहला एप्लीकेशन। अरे गाउसेस लॉ जब हमने पढ़ लिया तो वो अप्लाई कहां कहां होता है, उसका यूज कहां कहां है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कहा गया, ये सब डेरिवेशन है, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस अपने आप में एक डेरिवेशन है, और एक बार ये जब मैं आपको सिखा दूंगा आपको आदत पड़ जाएगी और आप बहुत ही मतलब बचकाने तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हम अभी जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। जब भी आप मेरा लेक्चर अटेंड करो, वन शॉट का सामने टेक्स्ट बुक रख लो। हो सकता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको चीजें छोटी नजर आ रही हो, तो टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो टेक्स्ट बुक पूरा मैच होगा। वहां पे जो मैं पेज रख रहा हूं वो आप पेज पे चले जाओ और कंपेयर कर लो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अगर मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, चार्ज स्फीयर है, तो बेसिकली इसका क्या होगा, इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर किसी पॉइंट पर, वो मुझे जानना है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बाहर, वो मुझे जानना है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक छोटा सा प्यारा सा है, ये क्या हुआ रे ससुरा, कलर कहां गया? ठीक है, ये आ गया हमारा स्फेरिकल शेल छोटू सा। अब बाहर एक और मैं शेल, अच्छा सुनो पहले तो इतना ही लो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब ये जो शेल है, इसमें जो टोटल चार्ज डाला गया वो क्यू डाला गया। क्या डाला गया? क्यू चार्ज डाला गया। अब इसके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है, इस तरीके से चार्जेस पड़े हुए हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, मान लो कि ये एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आपसे सवाल पूछा गया कि इस स्फेरिकल शेल जिस पे चार्ज है, इसकी वजह से उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अबे चार्जेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं ना बे, तो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे, ठीक है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो वो करना क्या है, गाउस ने बोला भाई मेरा तरीका इस्तेमाल करो। गाउस का तरीका देखिए, गाउस का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लिसन वेरी केयरफुली। गाउस, अरे ई क्या हो रहा है भाई ससुरा है, भगा उसको, हमका समझ में नहीं आ रहा है। ओके एनीवे, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो गाउस ने क्या बोला मालूम है कि एक ऐसा सरफेस बनाओ कि जिसपे से उस चीज की जिसमें चार्ज है उसकी लाइंस परपेंडिकुलर पास हो। लाइंस कैसा पास होना चाहिए? परपेंडिकुलर, बहुत जरूरी है। कैसी पास होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो सुनो, अगर मैंने ऐसे स्फेरिकल सरफेस बनाया जिसे हम प्यार से कहते हैं गाउशियन सरफेस, गाउस का बनाया वो सरफेस, गाउशियन सरफेस, तो इसमें से लाइंस परपेंडिकुलर पास होंगी कि नहीं? अवश्य होंगी, जरूरी होंगी। यहां से लाइंस निकलेंगी, जब जाएंगी
अरे भैया यहाँ से जब लाइन्स निकलेंगी जाएंगी, यहाँ से लाइन्स निकलेंगी जाएंगी, अबे तो हमेशा ही 90 का एंगल बनाएंगी इस सरफेस के साथ, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो यहाँ पे अगर मैं टैंजेंट बना दूं तो रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस को उन्होंने टैंजेंट बना दिया, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो बेसिकली ये बात आप लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ी हुई थी। आपकी सभी खोपड़ी में बातें घुस रही हैं कि आपको एक ऐसा गाउसियन सरफेस बनाना है जिसमें जो ये लाइंस निकल रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्स हर दिशा में, वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चलो अब ये सारी लाइंस जो एक्स्ट्रा बने इसको हटा देते हैं, फिगर भद्दा हो गया है, एक ही रहने देते हैं। अच्छा, अब जो पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो गाउस ने कहा कि वहां पर छोटा सा एक इलाका चुन लो, छोटा सा सरफेस चुन लो। सरफेस की चुन लो, अबे ये देखो ध्यान से देखो, सरफेस चाहिए अपने को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गई, सरफेस चाहिए। ओके, तो सरफेस चुन लो, मैंने सरफेस चुन लिया। अच्छा, ये सरफेस एरिया का याद रखना, फिजिक्स में जो एरिया होता है ना, एरिया वो भी एक वेक्टर होता है। फिजिक्स में एरिया क्या रहता है, वेक्टर रहता है। तो वेक्टर का बेसिकली कुछ तो डायरेक्शन रहेगा, अबे वेक्टर का कुछ तो डायरेक्शन रहेगा। तो अगर एरिया ऐसा है तो एरिया का डायरेक्शन ऐसा है, अगर एरिया ऐसा है तो एरिया का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब हमेशा नॉर्मल, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो एरिया जहां जा जाएगा उसका नॉर्मल वहां आ जाएगा, तो एरिया का डायरेक्शन ऐसा होता है। तो यहां पर एरिया का जो डायरेक्शन है वो ये है, ds। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अबे तो ये डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। अरे हाँ क्या ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली क्या होगा कि थीटा इज 0 डिग्रीज बिटवीन दीज टू गाइज। अब इन दोनों के बीच में एरिया कितना है भैया, एरिया का सॉरी एंगल कितना है, एंगल 0 है। एंगल काहे चाहिए, इधर देखो यहां पे क्या लगेला है, अरे डॉट लिखेला है, तो डॉट मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा म्हणजे एंगल, एंगल पाहिजे, एंगल एंगल। अरे 11वीं मध्ये आप अपन लोगों ने पढ़ा था ना रे बाबा, 11वीं में मैथमेटिकल मेथड्स वाले चैप्टर में के मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, एक डॉट लगाने का तो जिसका बन जाता है कॉस थीटा, या क्रॉस लगाने का जिसका क्या बन जाता है साइन थीटा, समझे। तो अपने को थीटा तो चाहिए ना, तो बेसिकली थीटा हमको मिल गया, हमें मालूम पड़ गया थीटा है 0, ठीक है। ओके चलो अब शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना कैसे शुरू करेंगे, देखो हाँ लिखते कैसे हैं। सुन लो, एक बार तरीका सीख गए ना तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी आसान। अरे पहली बार मैं इतना लंबा खींच रहा हूं, अगली बार से फटाफट फटाफट करूंगा, आप भी मेरे साथ स्पीड बढ़ा लेंगे। तो देखो, वी नो दैट गाउसेस लॉ इज क्लोज इंटीग्रल E dot ds equals to q enclosed upon epsilon naught। यही था ना गाउसेस लॉ बच्चा, q enclosed upon epsilon naught। ओके, अब कंसीडर LHS, ध्यान से देखिएगा, हमको LHS कंसीडर करना है। सो कंसीडर LHS, ई का हुआ रे, कलर काहे नहीं बदलता इसका, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। ओके फाइन, ध्यान दीजिए। सो ये जगह पे मैं भी लिखने वाला हूं चीजें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, कंसीडर LHS। पहले LHS को सॉल्व करेंगे ना रे, LHS बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिएला है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। सो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds जो कि बन जाएगा E ds cos थीटा, ठीक है। But theta is 0 degree from the figure, therefore cos 0 equals to 1 बन जाएगा, है ना, cos 0 equals to 1। So therefore हमें LHS की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, क्लोज इंटीग्रल E ds खाली इतना मिल रहा है, cos थीटा चला गया। अरे हाँ क्या ना, cos थीटा 1 बन गया ना रे बाबा। अबे cos थीटा में cos 0 डाल दिया, cos 0 1 हो गया, समझे क्या नहीं समझे, ठीक है। सो कंसिडर LHS। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया पे, सुनो इंटीग्रेशन ये एरिया का हो रहा है, तो ये एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है ना। अबे ये एरिया जो तुमने यहां चुना, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है। अगर ये एरिया में यहां चुनता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी रहती, अरे यहां चुनता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी रहती। अबे क्योंकि दूरी तो सेम ही है ना, अबे दूरी सेम है ना, तो इससे 5 सेंटीमीटर यहां, 5 सेंटीमीटर यहां, 5 सेंटीमीटर वहां, फील्ड तो सेम रहेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन हो रहा है सरफेस पे हो रहा है, और सरफेस जो है वो इक्वल दूरी पर है, चाहे कहीं से भी देख लो।
सो बेसिकली बट E is constant over entire surface. So therefore क्या हो जाएगा, LHS की वैल्यू हो जाएगी E बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ DS छूट जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये जो देखो ना सब बार लगाया था, ये बार यहां से गायब कैसे हो गया? अबे जब डॉट के बदले तुम लिख देते हो cos थीटा ना, तो ये दोनों का जो वेक्टर है वो चला जाता है, स्केलर बन जाता है। ठीक है, याद रखो, जब डॉट का cos थीटा बनता है तो स्केलर का वेक्टर मतलब वेक्टर का स्केलर बन जाता है। ओके, क्योंकि डायरेक्शन तो एंगल में आ गया ना। अबे डायरेक्शन इसने छीन लिया एंगल ने, तो बचा इनके पास सिर्फ वैल्यू, मैग्नीट्यूड बचा, मैग्नीट्यूड। सब ये हो गया। अभी जो इंटीग्रेशन है चीख चीख के कह रहा है कि सारे डीएस जोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे सारे के सारे डीएस जोड़ना शुरू कर दूं, सारे सारे एरिया जोड़ना शुरू कर दूं, अबे तो मुझे क्या मिलेगा? ये जो पूरा स्फीयर है ना, स्फीयर, इसका पूरा सरफेस एरिया मिलेगा। अबे सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। भले भले तुमको दिख रहा है सर्कल, इट इज अ स्फीयर, गोला है, पूरा पूरा गोला, बोर्ड से भी बाहर आ रहा है। तो पूरा सरफेस एरिया कितना होता है? आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा रहेगा जिसका नाम है मेंस्यूरेशन। तो मेंस्यूरेशन चैप्टर में था, क्या था कि एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सब था। तो अगर मैं सारे एरिया जोड़ दूं तो मुझे आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आर कुछ और नहीं बल्कि ये रेडियस का नाम है इधर। ठीक है, ये दूरी का नाम है, इस दूरी का नाम है आर। तो ये आ गया एलएचएस, ये हो गया इक्वेशन 1। अब चलो बढ़ते हैं मतलब आरएचएस की ओर, आरएचएस की ओर प्रस्थान करते हैं। सो ध्यान दीजिए, कंसीडर आरएचएस। सो आरएचएस कंसीडर करो। सो आरएचएस में क्या दिया हुआ था? Q enclosed by epsilon naught। ठीक है, तो अब चार्ज कितना बंद कर रखा है? अरे भाई चार्ज कितना बंद कर रखा है, देखो इसके अंदर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज मिला के तो Q है ना। अबे भले चार्ज एक जगह पे फोकस नहीं है, पूरे स्फीयर पे फिक्स्ड है, मतलब पूरे स्फीयर पे स्प्रेड आउट है, लेकिन है तो उतना ही चार्ज ना। कितना चार्ज है? Q चार्ज है ना। तो जब चार्ज Q है सॉरी, जब चार्ज Q है तो बेसिकली होगा ये, चार्ज Q होने की वजह से होगा ये कि हम वहां पर लिख पाएंगे Q एनक्लोज है Q के बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आरएचएस की वैल्यू आ गई डायरेक्टली इतनी। ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 किधर गया रे? अरे 1 तो ऑलरेडी ले लिया था मैंने, ये 1 था, हाँ गाउसेस लॉ 1 था, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 2। तो सुनो, एलएचएस जो था वो था ये E डॉट डी एस। अरे E डॉट डी एस था ना रे, E डॉट डी एस की वैल्यू आ गई E बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और आरएचएस था ये, और उसकी भी वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू आ गई, तो गाउसेस लॉ तो बोलता है ना कि एलएचएस आरएचएस इक्वल है, तो हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो E4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमें क्या मिलेगा बेटा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। So therefore E equals to 1 by 4 pi r square Q by epsilon naught। And listen मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला आप सभी ने कहीं ना कहीं गारंटीड देखा है, 100% देखा है। कहाँ देखा है बताइए, कहाँ देखा है? अरे ऑफ कोर्स 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है। कहाँ देखा है? 11th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है मेरे दोस्त, दिस इज कूलम्स लॉ, नथिंग एल्स। तो बहुत ही बचकाना कूलम्स लॉ ही, ठीक है, दिस इज कूलम्स लॉ। तो गाउसेस लॉ से कूलम्स लॉ भी निकल आया। अरे हाँ के ना, तो गाउसेस लॉ से कूलम्स लॉ भी निकल आया, समझे? तो ये डेरिवेशन किस चीज की है, तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये डेरिवेशन किस चीज की है। तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट outside a charged spherical shell। तो एक चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर, एक चार्ज स्फेरिकल शेल जो है उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है। अच्छा, स्फेरिकल शेल के अंदर घुस के भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अंदर की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अंदर कोई पॉइंट ले लिया, अंदर कोई पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट पर गाउस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं।
तो उस पॉइंट पे हमको एक सरफेस बनाना पड़ेगा, उस पॉइंट से हमको एक ऐसा गाउशियन सरफेस पास करना पड़ेगा। लेकिन इस गाउशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद है क्या? नहीं, सारा चार्ज तो बाहर है। अरे सारा चार्ज तो यहां है ना रे बाबा, प्लस 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 दिख रहा है बाहर। तो जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो होगा क्या कि बेसिकली जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज एनक्लोज जीरो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। सो इसलिए हम लोग ने अंदर नहीं निकाला, बाहर निकाला है। सो अंदर का आंसर जीरो आने वाला है। सो लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी माइंड बॉगलिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे एक पॉइंट चार्ज था ना, एक पॉइंट चार्ज, छोटू सा, एकदम छोटा सा चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आया करती थी, सेम वैल्यू एक स्फेरिकल शेल की भी आ रही है अगर उसे हम बाहर देखें तो, बाहर से देखें तो एक पॉइंट चार्ज और एक स्फेरिकल शेल में कोई फर्क नहीं है अगर हम उसके बाहर देखें तो। अंदर से थोड़ा फर्क आ जाएगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी। ठीक है, यहां पे तो अंदर जा ही नहीं सकते, ये तो पॉइंट साइज का है ना, इसमें तो अंदर जा ही नहीं सकते। तो मैं ये कह रहा हूं कि चार्ज चाहे एक पॉइंट पे दबा हुआ हो, चाहे ऐसा बिखरा हुआ हो, लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं, बाहर निकल के देख रहे हैं, तो ये दोनों सेम बिहेव करते हैं, दोनों सेम बिहेव करते हैं। आई होप कि सभी की खोपड़ी में बातें घुस रही हैं। अरे जैसे कि अपना अर्थ, अपना पृथ्वी ऐसे एक्ट करता है जैसे इसका पूरा का पूरा मास एक पॉइंट पर हो और वहां से वो अपने को खींचता है, अपने को वहां से खींचता है। सॉरी, ये एरो गलत बन गया इधर। सो इस तरफ खींचता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो पॉइंट हो। तो अगर कोई गोल चीज है जिसमें मास बिखरा हुआ है, तो भी वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे पॉइंट पर मास रखा हुआ है। तो जैसे जैसे यहां पर जो चार्ज था भले बिखरा हुआ था, लेकिन ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि चार्ज एक पॉइंट पर रखा है और फिर वो एक्ट कर रहा है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये सब बारीक बारीक बातें एंट्रेंस में काम आने वाली चीजें हैं। एमएसटी सीईटी में बहुत काम आएंगी और बाकी एंट्रेंस में भी ऑफ कोर्स, बट एमएसटी सीईटी में ज्यादा। आई होप कि सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। सो ये हो गया गाउसेस लॉ का पहला एप्लीकेशन। चलिए अगले एप्लीकेशन पे जाते हैं। टेक्स्ट बुक की ओर नजर घुमाते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में देखो क्या आंसर आया हुआ है। सो टेक्स्ट बुक में भी ये देखो, तुम लोग देख लो रे बाबा पहले। ये देखो यहां पर ये स्फेरिकल शेल था जिसपे देखो प्लस 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 बिखरा हुआ है। उनको इस पॉइंट पर, कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो उन्होंने वहां से गाउसियन सरफेस बनाया, वहां पे छोटा सा एरिया डीएस बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर दिख रही है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है। ठीक है, देखिए वही सारी चीजें जो मैंने करके दिखाई वो यहां पर आपको दिखाई गई हैं। और देखो आंसर भी आ गया, इक्वल्स टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। अरे क्यू बाई 4, अरे बाबा क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर है ना, एक ही बात है ना रे बाबा। ये देखो किधर गया, ये क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4π आर स्क्वायर। हाँ क्या ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 4π आर स्क्वायर। ठीक है, समझे क्या नहीं समझे? क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एक ही बात है। ठीक है, बेजा बातें घुसी। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा चीज जो दी हुई है वो भी बता देता हूं क्या है। सुनिए सुनिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम की एक चीज होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बल्कि चलो आपको आज मैं तीनों चीजें बता ही देता हूं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। ये क्या रहता है मालूम है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा, और ये रहता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब चीजें ना एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मालूम है क्यों? क्योंकि 11वीं में ऑलरेडी हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम के चैप्टर में, 10th चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11वीं का। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो है रो, और वो है क्यू बाई, सॉरी अब तो वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम। समझ गए? तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, लाइन के ऊपर प्लस 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 डाल दिया तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे अगर कोई एक शीट है, शीट, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा मान लो या एक स्टील का टुकड़ा मान लो, बिल्कुल पतला सा, तो उस पर अगर चार्जेस हमने दिए तो उस पर सरफेस पे चार्ज है ना, लाइन पे चार्ज नहीं है, सरफेस पर है। और फिर अगर कोई गोला ऐसा मान लो कि जिसके अंदर भी चार्जेस हैं और बाहर भी चार्जेस हैं, हर जगह चार्जेस हैं, एवरीवेयर। सो बेसिकली ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये पूरा गोला है, इट्स नॉट अ सर्कल, अरे पूरा गोला है। लेट मी गिव इट अ 3D इफेक्ट, तो जाके आपको शायद समझ में आए। अरे कंप्लीट गोला है रे, सीजन बॉल की तरह है। समझे कि नहीं समझे? अकल के पुतलो। तो बेसिकली ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
सो लैम्डा, सिग्मा एंड रो, ठीक है, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम। तो इन लोग ने क्या बोला मालूम है कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज क्या था, सरफेस था ना। तो अगर मैं कह दूं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा इज नथिंग बट टोटल चार्ज अपॉन एरिया। इस बंदे का एरिया कितना है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों? अरे क्योंकि ये आर तो अलग है ना रे बाबा, ये आर तो ये रहेगा ना। अरे इसका एरिया ना, इसके एरिया पे फैले हुआ है ना चार्ज। अरे चार्ज उधर थोड़ी फैला है, उधर तो फील्ड निकालनी है तुम्हें, उधर तो इस चार्ज का इफेक्ट निकालना है तुम्हें, फील्ड निकालनी है तुम्हें। चार्ज तो यहां है ना, तो ये रेडियस लेना पड़ेगा ना। तो सिग्मा इज क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर क्यू क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। समझ गए? ये भी अलग से याद रख लेना। तो ये चीज यहां पर लोग ने ऐड की है कि बट Q इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, फिर क्या है? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 4 पाई कैंसल, तो इसका नया फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि E इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है। भेजे में बातें घुसी सभी के। आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर चुके हैं। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला। ठीक है, अब तो संतुष्ट हैं आप लोग कि भाई टेक्स्ट बुक में जो लिखा है सर ने वो भी पढ़ा दिया सब एक्स्ट्रा। चलो, सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब क्या वन शॉट है ना यार, वन शॉट में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं सकते डिटेल में, लेकिन मैं हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा छू लूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिले। अभी ये वाला क्या है? सिलेंडर वाला। सिलेंडर वाले का टाइटल देख लो खाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, अरे मतलब एक वायर है, उस पर ऐसे चार्जेस पड़े हुए, ठीक है, एक वायर पे चार्जेस पड़े हुए हैं, एक वायर पे, तो इधर लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा ना। तो अब मैं इस डेरिवेशन का नाम लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज्ड वायर। सो एक चार्ज वायर है, उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें वो जानना है। ठीक है, हमें वो जानना है, ध्यान दीजिए सभी लोग। सो बेसिकली अब हम यहां पे बनाएंगे एक वायर। ठीक है, तो ये है हमारा वायर, जिसके ऊपर ऑफ कोर्स हर जगह पे चार्जेस जो हैं ऐसे करके पड़े हुए, राइट, चार्जेस पड़े हुए। टोटल चार्ज भले क्यों रहने दो, लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है, और लैम्डा कुछ और नहीं बल्कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर है, विच इज एल। ये एल लेंथ का वायर है, समझ गए? कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही बचकाना है। अब अगर किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया, किसी श्रीमान महोदय ने, कि भाई इस पॉइंट पर जो कि इस वायर की एक्सिस से कुछ दूरी पर है, मतलब मान लो आर दूरी पर एक पॉइंट है, पॉइंट बी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, अगर ऐसा आपको निकालने को कहा गया तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। गाउस ने कहा था कि एक ऐसा सरफेस बनाना, ऐसा सरफेस बनाना तुम लोग के जो बेसिकली जिसको जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर रहे। तो आपको मालूम है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस, देखो इधर सुनो कैसे निकलने वाली है, मालूम है? यहां से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ऐसे जाएगी, और यहां से ऐसे जाएगी, ऑफ कोर्स इधर से ऐसे जाएगी। तो लाइन ऑफ फोर्सेस जब ऐसे जाने वाली है मेरे भाई, अच्छा, और इधर ही नहीं बल्कि सामने भी आने वाली है, सामने भी, तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि अगर मैं एक सिलेंडर ही बना दूं, सिलेंडर जो कि उस पॉइंट पी से पास हो रहा है, तो काम हो गया ना, क्योंकि सिलेंडर को लाइंस जो हैं ऐसे करके जाएंगी। तो सिलेंडर बनाना तो है, कितने साइज का सिलेंडर बनाना है? कोई भी साइज का आप ले सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं कितना बड़ा लेना है, बिकॉज एक्चुअल में जब फिजिक्स में वर्ड यूज किया जाएगा ना, लॉन्ग, ये देखो क्या लिखा हुआ, देखो किधर लिखा गया ये वर्ड, देखो लॉन्ग, ये तो क्या लिखा है, देखो लॉन्ग लिखा है ना, लॉन्ग। अबे तो लॉन्ग का फिजिक्स में मतलब है इनफाइनाइट, तो वायर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट साइज का थोड़ी ना सिलेंडर बनाऊंगा मैं, तो सिलेंडर कोई भी साइज का बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिलेंडर चाहो तो इतने साइज का बना दो, चाहे तुम इतने साइज का बना दो, ओनली दिस साइज चलेगा।
तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता किस साइज का बना रहे हो। तो मैं छोटा सा सिलेंडर बना रहा हूं जैसे टेक्स्ट बुक में बनाया गया है। तो सिलेंडर ले रहा हूं जो कि पॉइंट पी से पास होना चाहिए। पॉइंट पी से पास होना अति आवश्यक है, इट्स डैम इंपॉर्टेंट। पॉइंट पी से पास होना, क्योंकि ये गाउस ने कहा था भाई पॉइंट पी से मेरा सिलेंडर पास होना चाहिए। गाउस ने कहा था कि उस पॉइंट से पास होना चाहिए गाउसियन सरफेस। तो ये चीज जो है क्या कहलाती है? गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस कैसा बनाने का? वैसा कि सारी की सारी लाइंस आप पे परपेंडिकुलर हों। ठीक है, इट इज अति आवश्यक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनीवे लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। सो बेसिकली एक हमने सिलेंडर बना दिया, इसका कुछ तो लंबाई रख लो रे बाबा, इसका लंबाई एल रख लो। ठीक है, कोई तकलीफ? इसकी लंबाई एल है और ये रेडियस तो आर हो ही गया, ये जो दूरी है वही रेडियस हो गया। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा क्या बोला था उसने? सरफेस बनाओ। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, सरफेस भी तो बनाओ। सरफेस कहाँ दिखेगा? इधर दिखेगा ds। अबे क्योंकि एरिया ऐसा है तो सरफेस उसको परपेंडिकुलर दिखेगा ना, परपेंडिकुलर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही दिखेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इधर ही दिखेगी। दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। अब क्या करने का? कंसीडर व्हाट? Gauss's law. एक सेकंड, we know that Gauss's law is अरे चल का ही नहीं रहा पेन। We know that Gauss's law is, so Gauss's law is closed integral E dot ds is q enclosed by epsilon naught, equation 1। अब क्या होता है? Consider LHS। तो LHS जो है वो मेरा क्या है? E dot ds है, जिसको मैं क्या लिखता हूं बच्चा अगले स्टेप में? EDS cos थीटा। लेकिन थीटा मेरा क्या है? 0 है, बट थीटा इज 0। सो कॉस 0 बेटा क्या है मेरा? 1 है। हाँ के ना? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अति छान, अति खूब खूब छान, अति सुंदर। तो अब मैं यहां पर जो है, अबे चलो भी, हाँ, अब जो यहां पर मैं लिखने वाला हूं तो बेसिकली क्या आने वाला है? LHS की वैल्यू खाली इतनी आने वाली है EDS, जिसमें से E मेरा बाहर आ जाएगा, DS ही बचेगा। अरे ये बाहर आना ही आना है। अरे बाबा cos 0 1 हो गया, अरे cos 0 1 हो गया ना रे, क्या बचा? EDS बचा। तो इस सरफेस पर मैं चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? दूरी तो उतनी है ना, दूरी तो उतनी है। तो बेसिकली हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फिक्स है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, वो हमेशा बाहर आएगी, रट लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, चीख चीख के इंटीग्रेशन कह रहा है कि सारे डीएस जोड़ो। तो डीएस यहां पर है, इसके ऊपर है, इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर है। अरे ये सिलेंडर का जो भी सरफेस है, अरे बाबा अंदर हो चाहे इस तरफ हो, ये पूरे सरफेस पर डीएस अगर मैं लेता हूं, ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। एच मतलब हाइट, और हाइट कितनी है इसकी? स्मॉल एल। हाइट कितनी है इसकी? स्मॉल एल, 2 पाई आर एल। बस ये हो गया LHS। यहां पे कहानी खत्म, इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे? कंसीडर RHS। सो RHS कंसीडर करेंगे। तो RHS में क्या दिया हुआ है? इट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट चार्ज एनक्लोज्ड है कितना? कितना चार्ज बंद कर रखा है इस बंदे ने? इस बंदे ने चार्ज बंद कर रखा है। अरे क्यों नहीं बंद कर रखा है? क्यों नहीं है? गलती से सोच में मत लेना कि क्यों बंद है। अबे अकल के बुद्धलो, क्यों बंद नहीं है? क्योंकि क्यू तो बहुत लंबा है यार, बहुत बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो यहां पे अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा लैम्डा इंटू एल। बोलेंगे सर 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 आपने क्या किया यार, कुछ समझ में नहीं, लैम्डा एल कैसे लिखा? सुनो, सिंस लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या थोड़ा सा चार्ज जो बंद है अपॉन जिस लेंथ में बंद है। अरे रे 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 बाबा टोटल चार्ज Q, टोटल लेंथ L, L। अरे टोटल चार्ज Q, टोटल लेंथ L। तो छोटू चार्ज जो अंदर बंद है, चार्ज एनक्लोज्ड इस सिलेंडर के अंदर, अपॉन छोटू लेंथ जो कि स्मॉल एल है। अरे हाँ के ना, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज बंद है वो छोटू है, Q एनक्लोज्ड है, और लेंथ भी छोटू है, स्मॉल एल है। सो बेसिकली Q एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू स्मॉल एल।
क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू स्मॉल एल, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा आपका RHS इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन 3। अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 वी गेट तीनों इक्वेशन गाउसेस लॉ, LHS RHS से मिला के हमें क्या मिलेगा, E2 पाई RL इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। सो एल एल कैंसल हो गया और फॉर्मूला बन चुका है हमारा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। सो यहां पर जाके हमारा जो है बहुत ही फैंटास्टिक आंसर आ गया। क्या गया, फैंटास्टिक आंसर, माइंड ब्लोइंग आंसर, माइंड ब्लोइंग, जस्ट फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक। अरे भेजे में सभी की बातें घुस रही हैं भाई, के नहीं घुस रही हैं यार मेरे दोस्त, भेजे में आप सभी की बातें घुस रही हैं। इस वाले के साथ मैंने क्यों ऐसी ज्यादती कर दी यार, इस वाले को भी तो मुझे ऐसा ढकना चाहिए था ना खूबसूरत तरीके से, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला था। चलो सही है, ज्यादती मीन्स पार्शियलिटी, ओके, फेवरेटिज्म, कभी कभार बायस, ऐसे बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं। एनीवे सो आई होप कि आपको ये दो चीजें समझ में आई हैं। अरे हाँ क्या ना, तो ये दो चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो मेरे भाई, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो। चलिए आइए देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर और क्या दिया हुआ है। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये जो प्लेन शीट आपको नजर आ रही है जिसमें चार्ज पड़ा हुआ है, ये शीट इनफाइनाइट साइज की है, तो वेरी लार्ज या इनफाइनाइट वर्ड यूज किया जाएगा। आइए इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट या वेरी लार्ज, कुछ भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर हमारे पास इस तरीके से एक शीट है, इस शीट के ऊपर हम लोग चार्जेस पुट कर देते हैं। ये जो चार्जेस हैं इसकी जो डेंसिटी है वो रहेगी सिग्मा, जाहिर सी बात है, टोटल चार्ज भले क्यू रहेगा लेकिन डेंसिटी रहेगी सिग्मा। अब किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई इससे कुछ दूरी r पर जो पॉइंट P है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि जैसा हमें गाउस ने कहा था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक गाउशियन सरफेस बनाएंगे। तो गाउशियन सरफेस आप ऐसा भी चुन सकते हैं कि आपने ना बिल्कुल एक क्यूब जैसा कुछ ले लिया और क्यूब के अंदर इसे रख दिया, दैट इज ऑल्सो ओके। मैं भी ऐसे ही करता इन जनरल और ये रॉन्ग नहीं होता, ये बिल्कुल 100% राइट होता, लेकिन टेक्स्ट बुक ने ऐसा नहीं किया है। कोई बात नहीं, सरफेस का शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि सरफेस को ये लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक ने क्या किया कि यहां पर इस तरीके से एक पतला सा सिलेंडर बना दिया, जिस सिलेंडर पे ये पॉइंट P है। जरा मैं थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये जो सिलेंडर है उस पर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, इस सिलेंडर पे, इस पतले से सिलेंडर को हम लोग पिल बॉक्स कहते हैं, पिल बॉक्स। वो होम्योपैथी की दवाइयां नहीं देखी आपने, ऐसी वाइट कलर की ऐसी गोलियां आती हैं, तो वो जो बॉक्स रहता है उसे कहते हैं पिल बॉक्स। तो पिल बॉक्स ही तो है ये, ठीक है। तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अब हमसे कहा गया था, गाउस ने कहा था कि ऐसा सरफेस चुनो कि जिससे लाइंस परपेंडिकुलर हो, और लाइंस इसको परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि लाइंस कैसे जाने वाली हैं, इस तरीके से, इस तरीके से।
फिर उसने कहा था कि आप लोग एक जो है छोटा सर्फेस चुन लो इसके अराउंड, जिसका नाम रख दो डीएस। तो चलो डीएस चुन लिया जी, डीएस चुन लिया। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देख रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही देख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही देख रही है, राइट, है ना। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है? सो थीटा इज 0 डिग्री। चलिए जी, अच्छा है। अब आइए यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं। वी नो दैट गाउसेस लॉ इज, तो गाउस का जो लॉ है वो है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? कंसीडर व्हाट? एलएचएस। सो कंसीडर एलएचएस कर लेंगे। सो एलएचएस को जब कंसीडर करेंगे तो एलएचएस में क्या दिया है भाई? इट इज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, जो क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। बट थीटा हमारा 0 डिग्री आ रहा है, तो बेसिकली कॉस 0 होता है 1, तो हमारा एलएचएस हो जाएगा सिर्फ ई डी एस, जिसमें से ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो सारे डीएस हैं, चाहे मैं इधर ले लूं, चाहे इधर ले लूं, चाहे इधर ले लूं, चाहे इधर ले लूं, चाहे इधर ले लूं, सरफेस पर उनकी दूरी उतनी ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उनकी दूरी उतनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई। अब चीख चीख कर इंटीग्रेशन हमें क्या कह रहा है कि भैया सारे सर्फेसेस को ऐड कर लो। तो ये सारे डीएस में ऐड करूंगा तो मुझे क्या आएगा? मान लो कि ये जो चीज है, इतना बड़ा सरफेस है ना ये, तो इतना बड़ा सरफेस है, इसका एरिया है ए, तो मुझे आंसर आएगा 2a। अब आप कहेंगे हैं सर ए का आंसर 2a कैसे आ गया? अरे क्योंकि लिसन, जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है वो इस सरफेस से पास हो रही है, बराबर। सिर्फ उससे पास हो रही है क्या? नहीं, इधर भी पास हो रही है, इधर भी पास हो रही है, इधर भी पास हो रही है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो यहां से भी पास हो रही है, तो ये सरफेस वो सरफेस दोनों मिला के 2a हो गया। लाइंस इधर से पास हो रही है क्या? ऐसे कोई लाइन जा रही है क्या? ऐसे कोई जा रही है क्या? नहीं। तो ये कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का नहीं लेना होता है, तो जो सरफेस में से लाइंस जाएंगी वही लाइंस, वही सरफेस आपको लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो E इंटू 2a आ गया, जो कि बहुत ही बचकाना है। टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, खाली इसको तोड़ के बता दिया, ब्रैकेट में ले लिया, एक इंटीग्रेशन सरफेस 1 के लिए, एक इंटीग्रेशन सरफेस 2 के लिए ले लिया। तो इसका भी मतलब फाइनल आंसर जो बनेगा, अरे फाइनल आंसर जो बनेगा, इसका बनेगा a, इसका बनेगा a, हो गया ना 2a। तो मैंने इतने चोंचले नहीं पाले हुए, मैंने एकदम बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया। सो बहुत इजी तरीके से E इंटू 2a। खोपड़ी में बातें घुसी आप सभी के? वेरी गुड। सो E इंटू 2a। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। E इंटू 2a हो गया, ये तो हो गया हमारा LHS। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर व्हाट 2। अब क्या करते हैं हम लोग? कंसीडर RHS। अरे यही करते हैं ना भाई, कंसीडर क्या करते हैं? RHS करते हैं ना। तो कंसीडर जब RHS करेंगे तो RHS में क्या दिया है? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताइए कि Q एनक्लोज्ड कितना है? अरे इस सिलेंडर ने कितना चार्ज बंद कर रखा है? तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इतना पार्ट का चार्ज, इतना शीट का चार्ज इसके अंदर बंद है, ठीक है। तो Q एनक्लोज्ड जो है उसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ए। अब आप बोलेंगे सर सिग्मा इंटू ए क्यों लिखा आपने? अरे भाई अकल के पुतलो, सिग्मा होता है Q बाई ए। तो बेसिकली जो ये इलाका, ये तो ए जितना ही बड़ा है ना, तो Q इज सिग्मा इंटू ए, ठीक है। Q इज सिग्मा इंटू ए। आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर रही हैं। सो सिग्मा इंटू ए डाल देंगे तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका RHS, ये हो गया इक्वेशन 3। सो फ्रॉम 1 2 3 हमें क्या मिलेगा बेटा? फ्रॉम 1 2 3 क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा E2a इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए कैंसल, सो आंसर आ जाता है E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक आंसर, वेरी फैंटास्टिक आंसर। सो ये आ चुका है हमें आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। आई होप के सभी के मस्तिष्क में मेरी बातें प्रवेश कर चुकी हैं। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज फैंटास्टिक। यहाँ पे ये खत्म हो गया। चलिए ये देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया हुआ है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कैन यू सी दैट? E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग निकालने वाले हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, टेक्स्ट बुक ने जबरदस्ती 2-3 डेरिवेशंस बना दिया है, मैं सब कुछ मिला के एक ही डेरिवेशन में कर दूंगा, एक ही डेरिवेशन में सब कंप्लीट, एक ही डेरिवेशन करूंगा, उसमें सारी डेरिवेशंस आ जाएंगी। चलिए ठीक है, तो कौन कौन सी डेरिवेशंस आ जाएंगी आइए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए सभी लोग, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो यहां पर हम ले लेंगे एक पॉइंट O, यहां पर कुछ तो एक पॉइंट A, यहां पर इंफिनिटी तक ले जाएंगे चीजों को, इंफिनिटी तक, ठीक है, इंफिनिटी तक ले गए। अब वहां पे एक चार्ज रखा हुआ था, छोटा सा चार्ज, उसे चला के आगे लेके आएंगे, तो रास्ते में कहीं तो एक पॉइंट पड़ेगा M। यहां पर बहुत ही ध्यान से देखिए, जब चार्ज को हम चला के लाएंगे, चार्ज है Q0, यहां पर हमारा चार्ज रखा हुआ था Q, जिससे इस पॉइंट की दूरी है R। इस पॉइंट पे हमें चार्ज को लाके छोड़ना है, दूसरे चार्ज को, उस चार्ज को, अरे ये चार्ज रखा हुआ था इंफिनिटी पे, तो उस इंफिनिटी पे से उसे चला के ला रहे यहां लाके छोड़ देना है। अरे इंफिनिटी से चला के लाके यहां छोड़ देना है। लेकिन लिसन, रास्ते में हमें ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया मान लो, तो जब उस पॉइंट पर चार्ज है, चार्ज रुका हुआ नहीं, चार्ज चलते जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी यहां पे पहुंचेगा, तो उस वक्त जो दूरी है M तक की, उसे मैं X कह दे रहा हूं। ये सारे चोंचले इसलिए करना होते हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, M से N जरा सा चलो, जरा सा, बहुत ही कम, इतना के बिल्कुल ना के बराबर डिस्टेंस dx। ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया ताकि आपको नजर आए। इट इज सो स्मॉल यू कैन नॉट इवन सी इट, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, इतना बचकाना, इतना बारीक सा डिस्टेंस है dx। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, कि जब आप उसे डिस्टेंस dx चलाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। अरे बाबा, वहां से यहां चलाने को जब लाओगे तो ये बंदा रिपेल करेगा ना, अरे वो बंदे को चलाओगे तो ये बंदा रिपेल करेगा, राइट। तो बेसिकली तुम्हें वर्क करना पड़ेगा फोर्स के अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क है -F/dx। अरे वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यार, तो अगेंस्ट में कर रहे हो तो माइनस, या फिर अगर इसको ऐसा समझते हो तो ऐसे कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन ये बंदा उधर धक्का मार रहा है, धक्का उधर मार रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। एनीवे जैसा भी समझना है समझ लो। सो dw इक्वल्स टू, अभी जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो उसको धक्का मार रहा है? अरे बंदे पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? कूलम का फोर्स है ना। कूलम के फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2। अभी हमें Q1 कौन है? Q है, और वहां पे Q2 कौन है? Q0 है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे कूलम लॉ क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। r मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो r नहीं है ना, x है ना। ये डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है? x है, और यहाँ पे dx पहले से लिखा हुआ था, तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया dx। सो dw इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं Q0/4πε0, ये सब कुछ एक साइड में, और एक साइड में लिख सकते हैं dx/x², और माइनस, ऑफ कोर्स माइनस तो है ही। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड्स, दोनों बाजू इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए जरा ध्यान से। सो इंटीग्रल dw इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0, यहां पे आ जाएगा आपका 1/x² इंटू dx, ये तो दिख ही रहा है ना आपको। और x कहां से कहां तक हो सकता है? x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? सुनो, x की वैल्यू ये हो सकती है कि आप शुरुआत करें यहां से, मतलब सुनो, इंफिनिटी से शुरू करो। अरे x तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे x अभी इतना दिख रहा है, लेकिन x तो हो सकता है इंफिनिटी भी ना। तो इंफिनिटी से लेके x है ना, r तक हो सकता है, बस r तक, r से आगे नहीं हो सकता। अबे r से आगे नहीं हो सकता, बिकॉज लास्ट पॉइंट ही है जहां पे लाके छोड़ना है, a पे लाके हमें चार्ज को छोड़ना है, तो वहां से हमें a पे लाके छोड़ना है। ये किस चीज की डेरिवेशन में बताऊंगा, डोंट वरी। तो बेसिकली हमें शुरुआत करनी है इंफिनिटी से और r पे लाके छोड़ देना है। इंफिनिटी से r तक ही हो सकता है x। अरे x का लिमिट डालना है रे बाबा, तो x इतना ही हो सकता है। देखो सुनो, मैंने कुछ खास किया नहीं। डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम रट लो, डायग्राम बनाने के बाद वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन दे दो। फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ, सब कुछ साइड में करो, इंटीग्रेट कर लो,
ठीक है, सब कांस्टेंट बाहर, और जो अंदर रह जाएगा वो रह जाएगा वेरिएबल x। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। चलिए, तो इधर अब हम लोग आगे का बाकी बचा हुआ कर लेते हैं। सो ध्यान देते रहिए। सो वर्क W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन हो गया इसका, तो वर्क W बन गया। यहां पे आ जाएगा 1/4πε0 Q नॉट, ये आ गया। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है बेटा -1/x, -1/x पढ़ लेना भाई, इतना इंटीग्रेशन पढ़ लेना। 1/x² का होता है -1/x। अच्छा, पहले से माइनस इधर है ना, याद रखो, माइनस भी है, माइनस को भूलो मत। और ये आ जाएगा इन्फिनिटी से r, तो वो माइनस बाहर ले लो, माइनस माइनस कैंसिल। सो W इक्वल्स टू Q नॉट बाई 4πε0, यहां आ जाएगा 1/r -1/∞। अरे माइनस पहले ही मैंने बाहर खींच लिया है, तो 1/r -1/∞। ठीक है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि पहले हायर लिमिट डालते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट डालते हैं। ठीक है, सो 1/∞ होता है 0, गया वो। सो वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है Q नॉट बाई 4πε0 इंटू r। या फिर इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिखता हूं, 1/4πε0 Q नॉट बाई r। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, वर्क डन का एक फॉर्मूला ये हो गया, राइट। ये हो गया एक वर्क डन का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो चार्ज को आप चला के ला रहे हो, जिस चार्ज पे मेहनत कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल्स टू वर्क कितना है 1/4πε0 Q नॉट बाई r डिवाइडेड बाई Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। सो पोटेंशियल आ जाएगा 1/4πε0 Q बाई r। तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब लिसन, वी नो दैट whenever work is done in conservative field, the potential energy is generated, potential energy is generated, potential energy जनरेट होती है, पोटेंशियल एनर्जी बनती है। अरे जब भी हम लोग बेसिकली वर्क करते हैं किसी कंजर्वेटिव फील्ड में, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि ये मेरा मार्कर है, अरे मार्कर जमीन में पड़ा हुआ था, जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन मैंने इस पर काम किया, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया। ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जैसे ही मैंने इसको ऊपर ले गया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कैसे पता चला, इसे छोड़ते ही ये नीचे गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर बन जाएगी। तो इसका मतलब पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। तो वैसे चार्ज को जब मैं लेके आ रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं अगेंस्ट द कूलम फोर्स, कूलम फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके अगेंस्ट मैं वर्क कर रहा हूं, तो जैसे ही छोड़ूंगा वो भाग जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं कि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी U है, पोटेंशियल एनर्जी U। ठीक है, सो U इज पोटेंशियल एनर्जी। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0 जो वर्क का लिखा था Q नॉट बाई R। तो याद रखिएगा कि हमें तीनों फॉर्मूले मिल चुके हैं। तो डेरिवेशन तीन नाम से आ सकती है कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या फिर फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट। तो ये फॉर्मूला हो गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो सिंगल चार्ज यहां पे रखा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना है, तो उसका फॉर्मूला भी हमें आ चुका है U। आई बात खोपड़ी में तुम्हारे, सॉरी V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और वर्क तीनों का फॉर्मूला आ चुका है। अच्छा मान लो कि हमें इन्फिनिटी से R नहीं आना था, बल्कि कोई तो पॉइंट था बीच में B से A आना था, B से A। तो इंटीग्रेशन में खाली क्या फर्क पड़ेगा मालूम है, यहां पे इन्फिनिटी से R नहीं करेंगे,
बी से ए करेंगे। सो मैं यहां पे वो भी लिख देता हूं, सुन लो ध्यान से। अरे ये क्या हो रहा है भाई? इफ क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए लेके आए, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अरे अगर सवाल ऐसे ही पूछ ले डायरेक्टली कि बी से ए लाना है, इन्फिनिटी से जीरो नहीं लाना है, या इन्फिनिटी से आर नहीं लाना है, इन्फिनिटी से आर या इन्फिनिटी से जीरो या ऐसा नहीं लाना है, बी से ए लाना है, तो क्या होगा? सो वर्क डन का जो फॉर्मूला था माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हमारे पास था माइनस 1 बाई एक्स, और यहां पे था हमारे पास इन्फिनिटी से आर, तो मैं इसको लिख दूंगा बी से ए। अबे ध्यान दे दो बे, देखो फॉर्मूला दिख रहा है, इन्फिनिटी से आर को मैं लिख रहा हूं बी से ए, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, उसको भूल जाओ। सो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू नॉट तो है ही, यहां पे आ जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। या फिर सुनो, ए और बी अच्छा नहीं लग रहा है डिस्टेंस बोलते में, तो उसको मैं ऐसा लिख लेता हूं ना, मतलब अरे बी की जो दूरी है उसको कुछ नाम दे देते हैं यार, बी की दूरी को नाम दे देते हैं सम R2, ए की दूरी को बोल देते हैं R1, तो R1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सो ये हो जाएगा, यही वर्क है, यही पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो हो गया, कंप्लीट हो गया। अरे इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, वी आर गोइंग फ्रॉम R2 टू R1। गाइज आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग इट? अबे अकल के पुतलो, अगर मान लो कि पॉइंट ये बी है, तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये R दूरी पर है, R2 दूरी पर है, और ये बंदा R1 दूरी पर है, तो R2 से R1 तक आ रहे हैं ना हम लोग, समझे कि नहीं समझे? सो इट्स सो डैम इजी। तो आप लोग अगर बहुत ज्यादा अपना माथा पच्ची नहीं करना चाहते हैं, आपको इतना हार्ड चीजें नहीं समझनी है, तो ये जो सबसे पहले जो डेरिवेशन बताया, खाली उतना ही पार्ट सीख लीजिए, उतना ही पार्ट सीख लीजिए, बस ज्यादा कुछ करिए मत। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क ड्यू टू सिंगल चार्ज, या फिर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसा लिखना पड़ेगा, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज, या ड्यू टू टू चार्जेस। अरे या तो एक चार्ज है या दो चार्जेस है बस, तो इसकी वजह से ये वाली डेरिवेशन आ जाएगी। ये वाली डेरिवेशन का नाम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, या इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क ड्यू टू टू चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। पोटेंशियल एक चार्ज का रहता है, पोटेंशियल के फॉर्मूले एक ही चार्ज आता है, वर्क में दो आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में दो आएगा, लेकिन पोटेंशियल में एक आएगा। तो ऐसे करके ये सबका डेरिवेशन एक ही है। तो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स का डेरिवेशन, बेसिकली 3 डेरिवेशन 4-4 मार्क्स वाले, उन तीनों को मैंने एक ही में कंडेंस कर दिया। सो बहुत ही बचकाना है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा हार्ड दिया है। अगर आप टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ध्यान देने जाएंगे तो यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, खाली क्या किया है कि पॉइंट ए इधर ले लिया, पॉइंट बी इधर ले लिया, ए से बी जा रहे हो, ठीक है। ये ओ पॉइंट है जहां पे आपका एक चार्ज पहले से रखा है क्यू, और क्यू नॉट को चला के लेके जा रहे हो। ये R1 है, वो R2 है। मैंने क्या किया, छोटा वाला R1 लिया, बड़ा वाला R2 लिया, दैट्स ओके। मैंने ए इधर लिया, बी उधर लिया, समझ गए? तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और देखो इनको वर्क वही आया वापस, इन दी एंड आया तो वही है ना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अपने को क्या आया था, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। वो डिपेंड करता है ना अपन ने ए और बी किसको चुना है। तो इसलिए कभी भी याद रखो कि बिल्कुल रट्टू तोता मत बन जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग लगाओ। सो पोटेंशियल एनर्जी का भी इन जनरल फॉर्मूला ये है। तो अगर मैं आपको जिंदगी आसान बनाने के लिए एक ट्रिक दूं, तो इधर देखिए, ट्रिक देखिए, ट्रिक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला FE, अरे ई क्या हो रहा है, V और U, फेवू, फेवू, आप मेरे फेवू हैं, अरे फेवरेट यू हैं, फेवरेट यू, तो यू आर माई फेवरेट। तो इसको ऐसा याद रख लो, सब में एक चीज फिक्स है, के 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 के, अब हैं के क्या है, के इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में आएगा। इसका नाम क्या है, फोर्स। इसका नाम क्या है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम क्या है, मतलब पूरा नाम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बट ठीक है शॉर्ट में फील्ड। इसका नाम है पोटेंशियल, और इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसे 4 चीजें हैं।
के सब में फिक्स। अब इसमें आता है दो चार्ज, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक काम करता हूं, लाइफ को और इजी बनाता हूं, क्यू स्क्वायर लिखता हूं। क्यू स्क्वायर का खाली मतलब जान लेना कि अगर सेम चार्ज है तो Q1 Q2 मतलब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। और अलग अलग है तो Q1 Q2 लेना, सेम चार्जेस है क्यू स्क्वायर ले लेना। अच्छा, अब इसमें से क्यू एक छीन लो, यहां लिख दो क्यू बाई आर स्क्वायर, एक ही बचा ना क्यू। फिर इसमें से आर छीन लो, क्या छीनोगे, आर, लिख दो क्यू बाई आर। आप कुछ छीन नहीं सकते, अरे इसको छीनोगे जीरो हो जाएगा, इसको छीनोगे इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको छीन नहीं सकते। तो पहले क्यू छीना था, फिर आर छीना था, अब क्यू दे दो, क्यू स्क्वायर बाय आर। आप बोलोगे सर मुझे आर भी वापस देना है, दे दो, वापस से आर दोगे तो यही आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, अरे ये बंदा आ जाएगा ना, ठीक है। तो कहीं तो रुकना होगा आपको। तो देखो क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फोर्स में पूरा लो पूरा, फिर छीनोगे जैसे ही क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आर छीनोगे क्यू बाय आर, फिर कुछ छीन नहीं सकते तो क्यू वापस दे दो, तो क्यू स्क्वायर बाय आर। तो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स फील्ड पोटेंशियल एनर्जी, फेवू, ठीक है। के कांस्टेंट, के मतलब 1/4 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मतलब होता है Q1 Q2, ठीक है। बातें सभी के भेजे में घुसी, तो ये ट्रिक है, याद रख लेना चारों फॉर्मूले। सो ये आपके पूरे 11th 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएंगे। अभी बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें मैं अपना वक्त वेस्ट नहीं करना चाहता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बहुत बारीक बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा सुनो, ये ग्राफ अगर समझना है तो मैं समझा देता हूं फटाक से। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिश्ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर तुम ध्यान से देखो, इधर देखो, किधर गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर स्क्वायर से गिर रहा है, आर स्क्वायर गिर रहा है मतलब बहुत फास्ट गिर रहा है, और पोटेंशियल सिर्फ आर से गिर रहा है, स्लो गिर रहा है। तो जो स्लो गिरता है उसका डायग्राम ऐसा आता है, जो फास्ट गिरता है उसका डायग्राम ऐसा आता है। अरे फास्ट गिर रहा है, स्लो गिर रहा है, समझे। तो वही चीज यहां पे दी हुई है कि दोनों में से फास्ट कौन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट गिरती है, पोटेंशियल स्लो गिरता है, समझ गए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं रे बाबा, अगर मैं सारी की सारी चीजें वन शॉट में बता दूंगा तो फिर रेगुलर लेक्चर्स का क्या मतलब रह जाएगा। अरे रेगुलर लेक्चर में आप लोग को 15 घंटे भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वन शॉट में तो 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर सब खत्म करना है ना। तो इसलिए वी कैन नॉट कीप ऑन वेस्टिंग अवर टाइम ऑन वेरी स्मॉल एंड पैटी थिंग्स। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है, आइए निकालते हैं। टेक्स्ट बुक में देखो कितना खतरनाक दिया हुआ है, मैं इसको कितना बचकाना बना दूंगा आपकी जिंदगी के लिए, अब आप देख लेना, बहुत ही बचकाना बना दूंगा इसको। तो अब एक डाइपोल का पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट पर, एक डाइपोल का। सो अब हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, डेरिवेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम लोग सिंगल चार्ज नहीं बल्कि पूरा डाइपोल का देख रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मंजे का है। सो डाइपोल जो रहता है, डाइपोल उसकी शक्ल ऐसी रहती है, प्लस माइनस समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एक डाइपोल हो गया ना भाई। सो मैंने बना दी एक डाइपोल, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां बना रहा हूं एक डाइपोल, प्लस है, यहां पे माइनस है, यहां पे चार्ज Q, यहां पे भी चार्ज Q, एक प्लस Q एक माइनस Q है। इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, और ये सेंटर का नाम रख देते हैं O। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हमको एक रैंडम पॉइंट P लेंगे, तो यहां से वो रैंडम पॉइंट P इधर है, R दूरी पर है, बीच से, डाइपोल के बीच से। अब A से भी कुछ दूरी पर है, वो निकालना पड़ेगा, B से भी कुछ दूरी पर है, वो निकालना पड़ेगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही गौर से देखिए और सुनिए। अच्छा, बाय द वे डाइपोल जो रहता है जिसमें एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, उसकी जो लंबाई रहती है वो L प्लस L यानी कि 2L के बराबर होती है। तो सेंटर से L इधर राइट में, सेंटर से L इधर लेफ्ट में, समझे, 2L लंबाई रहती है। तो ये लंबाई भी हमें मालूम पड़ गई, ये R है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना है फाइनली इस डाइपोल की वजह से मुझे जानना है। सो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसकी सबसे खास बात है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है।
सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज गोइंग टू बी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दोनों खाली पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देना है। अरे मेरे भाई पोटेंशियल खाली ऐड कर देने का है रे बाबा, पोटेंशियल खाली ऐड कर देना है। अच्छा, अब यहां से यहां मैं एक लाइन खींच रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एक सेकंड, यहां से यहां खींचूंगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां से यहां खींचता हूं, ये बेटर है, क्योंकि मुझे एपी लंबाई जाननी है। एपी लंबाई, तो एपी की लंबाई इसके बराबर रहेगी ना, यहां तक। इसका नाम रख दो एम, रख दो एम। तो एमपी और एपी की लंबाई लगभग बराबर रहेगी, एमपी और एपी की लंबाई। वैसे ही अगर मुझे बीपी की लंबाई जाननी है, बीपी, तो बेसिकली मैं यहां पे परपेंडिकुलर बना देता हूं। उससे क्या होगा ना कि बीपी की लंबाई और इसका नाम एन रख देते हैं, तो बीपी और एनपी की लंबाई सेम हो जाएगी। अरे फ्रॉम फिगर क्या लिख सकता हूं मैं कि एपी की लंबाई इज सेम एज एमपी की लंबाई, एंड क्या लिख सकता हूं, बीपी की लंबाई इट इज एनपी की लंबाई। सो एपी एमपी हो गया और बीपी एनपी हो गया। ठीक है, आई बात तोहार खुपड़िया में कि नहीं? अबे मैंने क्या किया कि ये जो आर था ना बे, उसे पीछे और खींच लिया है, समझे? तो यहां तक आर था, इसके आगे का पार्ट अपने को देखना पड़ेगा कितना है, और वैसे ये पार्ट भी देखना पड़ेगा कितना है। ठीक है, सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अभी कुछ तो एक एंगल बना देते हैं, एंगल ले लेते हैं एंगल। तो उसको मैं बोल रहा हूं थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, सो दोनों एंगल थीटा है। अब अगर ये चीज एल है, एल, तो थीटा के बाजू वाली ये चीज क्या रहेगी? एल कॉस थीटा रहेगी। ये बात तो सभी लोग जानते हैं बचपन से। अबे अगर ये हाइपोटेन्यूज एल है तो एडजेसेंट साइड एल कॉस थीटा है। सो ये साइड को मैं लिख रहा हूं एल कॉस थीटा। बहुत छोटे छोटे दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन बाद में जब मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ऐप के ऊपर, तो वहां पे बड़ा करके आप देख सकते हैं एल कॉस थीटा। और थीटा ये है, ये भी तो एल है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा। सो ये भी है एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा। तो अब एपी कुछ और नहीं, एपी जो है वो कुछ और नहीं बल्कि ये जो पूरा आर था, यहां से यहां तक आर प्लस एल कॉस थीटा के बराबर है, आर प्लस एल कॉस थीटा। और ये जो बीपी था, बीपी वो सिर्फ यहां तक है, यहां तक। इसका मतलब क्या? ये जो पूरा आर था ना, अरे ये जो पूरा आर था ना, उसमें से एल कॉस थीटा माइनस कर दो तो बीपी आ जाएगा। अरे एनपी की लंबाई आ जाएगी ना रे बाबा, बीपी और एनपी बराबर है, तो एनपी कितना रहेगा? आर में से, यहां तक आर है ना, आर में से एल कॉस थीटा निकाल दिया। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही गौर से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि वीपी इक्वल्स टू क्या आएगा। वीपी इक्वल्स टू, तो यहां पर एक बंदा प्लस है और एक बंदा माइनस है, एक बंदा प्लस एक बंदा माइनस वाला है, तो ये प्लस वाला है, वो माइनस वाला है। इसका देख लेते हैं, चलो पहले इसका देख लेते हैं। तो इसका जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस आर। डिस्टेंस, अब आर नहीं है ना यहाँ पे, डिस्टेंस आर नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो डिस्टेंस होता है ना। अरे फॉर्मूला देखो रे बाबा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, लेकिन आर मतलब डिस्टेंस। अब यहां पे आर नहीं है ना, यहां पर तो एपी है ना, तो एपी लिख रहा हूं। फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज अपॉन बीपी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल लो, क्यू भी बाहर निकाल लो, अंदर छूट जाएगा 1/AP माइनस 1/BP। अरे सब बाहर ले लिया भाई, तो 1/AP माइनस 1/BP बन जाएगा, राइट? करता है ना सगळ्यांना। सो VP इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा आपका BP माइनस AP अपॉन AP इंटू BP। अरे मेरे भाई पहले आपस में मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो VP इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, BP की जगह पे आपको मिल जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा। सो R माइनस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा।
एपी आर प्लस एल कॉस थीटा है ना, और यहां पे आ जाएगा आपका आर प्लस एल कॉस थीटा इंटू आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। सो वीपी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बाई 4πε0। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -2l कॉस थीटा, -2l कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से वीपी हो जाएगा। समझ में आई बात है आप सभी के? नाउ लिसन, सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या आ रहा है फाइनली, सो q बाई 4πε0 अंदर आ रहा है 2l cos थीटा माइनस में, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पिछले पेज का मैंने वापस से सेम सेम लिख दिया है ताकि देखने में आसानी हो। अब अगर मैं q इंटू 2l ले लूं तो ये क्या चीज है बताइए, q इंटू 2l, जिसने भी 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा भी पढ़ा है उसको मालूम है क्या चीज है। सो q इंटू 2l हमारा होता है, q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p होता है, p की वैल्यू है, q इंटू 2p इज p की वैल्यू। सो दिस गाय एंड दिस गाय इज p, सो आ गया माइनस p कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका फाइनल डेरिवेशन। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। नाउ लिसन, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, अगर डाइपोल बहुत ही छोटा रहा देन क्या हो जाएगा कि एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। अरे डाइपोल छोटा रहा मेरे भाई, डाइपोल एकदम छोटू सा रहा तो एल एकदम छोटू हो जाएगा, आर तो उतना ही रहेगा क्योंकि पॉइंट तो उतना ही दूर है ना, तो एल बहुत छोटा है आर के सामने, तो एल का स्क्वायर आर के स्क्वायर के सामने तो और छोटा रहेगा ना। अरे बाबा अगर ये 2 है और वो 10 है तो 2 तो 10 से छोटा ही है, लेकिन 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 10 के स्क्वायर यानी कि 100 से और भी ज्यादा छोटा है, और भी ज्यादा छोटा है, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। सो डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन आर स्क्वायर, देयरफॉर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज नेग्लेक्टेड। तो ये जो पूरा टर्म है नेग्लेक्ट हो जाएगा, एल स्क्वायर वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो इन दैट सिनेरियो वीपी आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इन जनरल कि शॉर्ट डाइपोल के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए, डाइपोल शॉर्ट है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब इसका स्पेशल केस अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या आ जाएगा मालूम है? स्पेशल केस में ये आ जाएगा कि इफ पॉइंट P is on axis near charge plus Q, तो स्पेशल केस 1, चार्ज प्लस Q की तरफ अगर पॉइंट एक्सिस पर है तो क्या होगा? अरे मतलब जो पॉइंट P है मेरे भाई, पॉइंट P, ये पॉइंट P यहां नहीं यहां है, ई का हुआ, पॉइंट P यहां है, ठीक है यहां है। अरे पॉइंट भी यहां है एक्सिस पर, एक्सिस पर, एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस, जो दो चार्ज को जोड़ती है। तो पॉइंट भी अगर यहां रहा तो क्या होगा? तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये एंगल खुलेगा 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 पूरा 180 बन जाएगा, 180, समझे? देन थीटा इज 180 डिग्री, सो देयरफॉर वीपी विल बिकम हाउ मच? इट विल बिकम माइनस पी कॉस 180 अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा कितना? वीपी इक्वल्स टू कॉस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P बाई 4πε0 आर स्क्वायर। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है, जिसकी तरफ आप पॉइंट रख रहे हैं, पॉइंट पॉजिटिव की तरफ, तो पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरा देखो, if point P is on axis near charge minus Q, तो माइनस Q के अगर नजदीक रहा देन थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। कैसे?
अरे अगर ये पॉइंट यहां आ जाए, ये पॉइंट अगर यहां आ जाए इस एक्सिस पर यहां, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये थीटा जीरो हो जाएगा, समझे? थीटा हो जाएगा जीरो। सो थीटा अगर जीरो हो गया तो देयरफॉर वीपी इक्वल्स टू माइनस पी कॉस जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि कॉस जीरो होता है 1, तो आ जाएगा माइनस पे। देखो पोटेंशियल नेगेटिव आ गया ना, जाहिर सी बात है तुम जब नेगेटिव चार्ज के नजदीक खड़े रहोगे। अबे इधर देखो, जब तुम प्लस चार्ज की इस तरफ थे तो पोटेंशियल पॉजिटिव आया, जब माइनस के इधर खड़े हो तो पोटेंशियल नेगेटिव आया। अब बीच में खड़े हो जाओगे तो क्या आएगा? बीच में खड़े हो जाओगे। सो तीसरा स्पेशल केस, इफ पॉइंट P is on equator of dipole. So equator of dipole पे रहा तो क्या होगा? equator of dipole, then थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। 90 कैसे होगा? अरे ये एंगल पूरा सीधा खड़ा हो गया ना, इक्वेटर मतलब क्या, इधर पॉइंट P इधर आ गया, समझे क्या नहीं समझे? पॉइंट P इधर आ गया, ओके। तो थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है, तो वीपी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो गया, परफेक्ट, पोटेंशियल जीरो। अरे ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा ना मेरे भाई, तुम जब बीच में बीचों बीच खड़े हो तो प्लस वाला और माइनस वाला इक्वली पावरफुल है। तुम अगर यहां पे बीच में खड़े हो जाओ यहां पर, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पे पोटेंशियल इसकी तरफ प्लस रहेगा, इसकी तरफ माइनस रहेगा, समझे? तो बहुत ही बचकानी बात थी, समझे? दैट्स इट। तो ये पूरा डेरिवेशन 4 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको फटाक से कर लीजिए कॉपी और ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बेसिकली टेक्स्ट बुक में आगे और क्या दिया है देख लेते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनको भी वही बिल्कुल हमारे जैसे आंसर आया, सेम टू सेम, है ना? खाली यहां पर जब एक्सिस पे रहेंगे तो कभी प्लस आता है एक बार, कभी माइनस आता है, वही आंसर है सेम अपने जैसे, पी बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक्सिस पे रहेंगे तो, और इक्वेटर पे रहेंगे तो क्या आएगा? जीरो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो दिया है, अगर इक्वेटर पे रहेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यही सब हमको तो आ चुका है ना, ओके। ये वाला बहुत सारे अगर चार्जेस रहेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू फाइनल क्या रहेगी, तो बहुत ही बचकाना है, कुछ ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत है नहीं। तो पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो बहुत सारे चार्जेस अगर रहेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी, सारे पोटेंशियल को ऐड कर दो डायरेक्टली, क्योंकि पोटेंशियल एक वेक्टर है, Vn तक ऐड कर दो। सो सब में एक चीज कॉमन रहेगी जो रहेगा k, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k जो है कांस्टेंट है। बाकी चेंज क्या रहेगा? पहला चार्ज उसका डिस्टेंस, दूसरा चार्ज उसका डिस्टेंस, तीसरा चार्ज उसका डिस्टेंस, ऐसे करते करते nth चार्ज nth डिस्टेंस, दैट्स इट। तो ये तो बहुत ही बचकानी बात है। तो वो यहां पे लिखा, पहला चार्ज पहला डिस्टेंस, दूसरा चार्ज दूसरा डिस्टेंस, एन चार्ज एन डिस्टेंस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिसपे पोटेंशियल इक्वल रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल सुनो, ये पूरे गोले पे सेम पोटेंशियल रहेगा ना, क्योंकि पूरे गोले का हर पॉइंट, मान लो यहां से 2 सेंटीमीटर, यहां 2 सेंटीमीटर, यहां 2 सेंटीमीटर दूर है। अब ये बड़ा गोला देख लो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जब गोले की दूरी सेम है तो उस पूरे पे पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये बंदा आपस में के सारे पॉइंट्स के लिए इक्विपोटेंशियल है, लेकिन ये बंदा अलग इक्विपोटेंशियल है, ये बंदा अलग इक्विपोटेंशियल है, ये बंदा अलग इक्विपोटेंशियल, ये बंदा अलग इक्विपोटेंशियल। अरे बाबा, इसका वोल्टेज अलग रहेगा, इस पूरे के पूरे स्फीयर का, अंदर वाले का अलग रहेगा, उसके अंदर वाले का अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए हुए हैं, जो कि हमारे लिए एग्जाम के लिए इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ, एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा कि ये जो 2 प्लेट्स है ना पैरेलल, इनके बीच में एकदम स्ट्रेट इक्विपोटेंशियल सरफेस आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम स्ट्रेट, जैसे मान लो ये 10 वोल्ट पर है, 0 वोल्ट पर है, तो ये 10 है, तो फिर ये पूरा लाइन 9 रहेगा, फिर पूरा लाइन 8, पूरा लाइन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर लास्ट में जहां पे आप पहुंचोगे वहां पे 0। एक स्फीयर है तो उसका ऐसा रहता है कि पहले रहेगा मतलब गोल 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 गोल, लेकिन जैसे प्लेट के नजदीक पहुंचेगा, प्लेट अगर सामने रख दी तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सब मतलब ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब खाली बस थोड़ा सा जानकारी के लिए ठीक है। अब 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से और डाइपोल की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी,
ये बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट है, तो मतलब ध्यान नहीं देना इसमें, ठीक है, यहां पर वन शॉट में। तो लिसन, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस, एन पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी एन पॉइंट चार्जेस का, तो वो भी देख लो। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है ना। अरे मतलब यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बनाया होता, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर मैं बेसिकली रख देता अगर एक चार्ज इधर Q1, दूसरा चार्ज Q2 इधर, तीसरा चार्ज Q3 इधर, चौथा चार्ज Q4 इधर, पांचवा चार्ज Qn इधर, मतलब कोई nth चार्ज Qn, और इस पॉइंट P पर पूछ लेता कि क्या पोटेंशियल है, तो हर जगह से तुम्हें डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना भाई, हर जगह से डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, समझे। तो इसका डिस्टेंस वहां तक का R1 है, इसका R3 है, उसका Rn है, ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब मैं आपको बता रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सो मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। तो सुनिए, यहां पर मान लो एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, एन चार्ज है, एन। तो ये चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज n। तो याद रखना कि यहां पर खाली ऐसा नहीं आएगा कि आपने 4 बार चीजें लिख दी, जैसे यहां पे देखो ना, आपने ऐसा अगर 4 चार्जेस है तो 4 लिखा, 1 2 3 4, 5 है तो 5 लिखा, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चार, अब क्योंकि देखो पोटेंशियल में सीन कैसा है, पोटेंशियल में हर चार्ज अपना खुद का जिम्मेदार है, उसको दूसरे से मतलब नहीं है, अकेला अकेला चार्ज है ना, तो इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक हो गया। लेकिन जब मैं बात करूंगा पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये बंदा इससे भी बातें करेगा, इससे भी बातें करेगा, इससे भी बात करेगा, तो 3 टर्म्स तो इधर ही हो गए। फिर ये बंदा इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, 2 टर्म्स और हो गए, 5 हो गए। फिर ये बंदा, सॉरी ये बंदा नहीं, ये बंदा लास्ट में इससे बात करेगा। अरे पहला बंदा, सुनो रे बाबा सुनो, ये बंदा इससे बात करेगा, इससे बात करेगा, इससे बात करेगा, बात हो गई एक एक बार सब में। फिर ये इससे बच गया ना बात करने का, इससे बात करेगा और इससे बात करेगा, अब ये बच गया ना, इससे बात करेगा, समझे। तो 6 टर्म्स आ रहे हैं, तो गलती से 4 मत लिख देना। वैसे ही अलग अलग केस में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो इसीलिए भूल मत जाना। देखो मैं कैसे इसको लिखता हूँ, कितना मस्त तरीके से लिखता हूँ, सुनो। पोटेंशियल एनर्जी सब में के तो फिक्स है, 1/4πε0 फिक्स है। अब Q1 बात करेगा Q3 से और Q2 से और Qn से, सो Q1 Q2 बात हो गई आपस में R12, Q1 की Q3 से बात हो गई आपस में R13, और Q1 की Qn से बात हो गई R1n। फिर उसके बाद में अब Q1 की तो तीनों से बात हो गई, अब Q2 की बात 2 लोग से होगी, तो Q2 की Q3 से बात होगी R23, और Q2 की Qn से बात होगी RQn, है ना। वैसे ही Q3 की बात Qn से करवाना है, वही बचा है ना लास्ट, तो Q3 Qn R3n, दैट्स इट, खत्म हो गया। परफेक्ट, तो यहां पे खत्म हो गया। तो ऐसे हजारों चार्जेस के लिए कुछ करने का नहीं, जो जो सामने दिख रहा है उसका सबका सबका लिख देने का, और फिर प्लस डॉट 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 लिख देने का, दैट्स इट। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, और यहां पे वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देने का, ठीक है। आई होप कि सभी खोपड़ी में बातें घुसी है। देखो इन्होंने 4 चार्ज लिया, Q1 Q4 Q2 Q4 है ना, सब सारी चीजें ले ली वैसे वैसे। तो ये बहुत बचकाना था, कुछ इतना है नहीं। और लिसन, अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, एक सेकंड, अरे बाबा ब्रैकेट कहां से आ गया, समेशन QJ RIJ, बस QJ RIJ। अरे तो जो यहां लिखा रहेगा वही नीचे भी लिखा रहेगा, तो बस वो इतना मतलब है इसका, ठीक है। तो ये चीज देखो यहां पे लिखी हुई है, QJ QK RJK। अरे उसने J और K लिया, मैंने I और J लिया, तुमको क्या तकलीफ है। तो ये भी हो गया बचकाने, ये सब अनइम्पॉर्टेंट है, जो मैं बीच में से इसको फटाफट जाने दे रहा हूं, अनइम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के पास कितनी रहती है, तो डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी किसी फील्ड में कितनी रहती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो ध्यान दीजिए, तो डाइपोल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कितनी है। जब डाइपोल को रखा गया एक्सटर्नल फील्ड में,
तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कितनी रहती है? सो सुनो, डाइपोल यहां पर है, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। इसको रख दिया किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना? ओके, नाउ लिसन, इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या मालूम है? प्लस वाले को धक्का मारती है और माइनस वाले को अपने पास बुलाती है, खींचती है। ये फोर्स है QE, ये भी है QE, लेकिन ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ही रहेगा, लेकिन माइनस के बाद हमने एरो लगा दिया ना इस तरफ, ठीक है? अच्छा, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं और एक ही चीज पे एक्ट कर रहे हैं, तो बंदा गोल घूमने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल ये मैं एंगल जो ले रहा हूं इसे मैं थीटा कह दे रहा हूं, एंगल को मैं क्या कह रहा हूं? थीटा। याद रखिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो जो टॉर्क एक्ट हो रहा है ना इसके ऊपर, टॉर्क, इट इज P E साइन थीटा। ये रट लेना है आपको, P साइन थीटा, टॉर्क P साइन थीटा है। इसका डेरिवेशन 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी है। P साइन थीटा, P मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं बल्कि Q इंटू 2L रहती है, Q इंटू 2L, जो कि हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं, Q इंटू 2L। सो P साइन थीटा, ठीक है, P साइन थीटा। अब अगर ये डाइपोल को मैंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की, ये डाइपोल को अगर मैंने जरा सा घुमाने की कोशिश की, इधर लाने की कोशिश की, ऐसा, ये डाइपोल को अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की, सुनो ध्यान से, ये डाइपोल को अगर मैंने ऐसा घुमाने की कोशिश की, मतलब कोई तो एंगल पे ले जाने की कोशिश की, सम एंगल, सम थीटा, मतलब मान लो θ1 से θ2 ले जाने की कोशिश की, दिस θ1 दैट इज θ2, तो क्या होगा? सो वर्क करना पड़ेगा, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे सीधा चलाने में वर्क करोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, गोल घुमाने में वर्क करोगे तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो DW इज P sin थीटा d थीटा, ठीक है? माइनस भी आता है, माइनस यहां पे नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट इन जनरल माइनस आना चाहिए, क्योंकि बंदा ऐसा घूमना चाह रहा है, मैं उसको उल्टा घुमाने ले जा रहा हूं, ठीक है? ओके, नाउ लिसन, मैं फिलहाल माइनस हटा देता हूं, टेक्स्ट बुक ने माइनस लिया नहीं है, तो इधर देखिए। सो DW इक्वल्स टू, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों बाजू इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क इज इक्वल्स टू P, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा d थीटा हो जाएगा। और इंटीग्रेशन होना कहां से कहां चाहिए? θ1 से θ2 चला के ले जा रहे हैं उसको, बराबर इस तरीके से होगा। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, ठीक है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा। सो ये आ जाएगा आपका W इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा, मैंने माइनस बाहर ले लिया, θ1 से θ2 जाना है, सो वर्क डन इज माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, समझे? अगर तुम माइनस अंदर ले लोगे तो इट विल बिकम PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये वर्क डन हो गया। और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सो इट बिकम्स PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है? वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल है। सो इट्स डैम इजी, खाली क्या करना है, टाउ d थीटा लिखना है और टाउ में डाल देना है P साइन थीटा, बस, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया। सो ये हो गया आपका एक और डेरिवेशन, ठीक है? तो इन लोग ने वो θ0 थीटा लिया है, मैंने θ1 θ2 लिया है, बाकी लोग ने देखो माइनस लगाया नहीं है। P साइन थीटा d थीटा, ये बुक खुद आपस में खुद से ही कोहेरेंट नहीं है, ये बुक में इतनी गड़बड़ है कि कहीं पे कुछ लेते हैं, कहीं पे कुछ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में माइनस लेना चाहिए, बट एनीवे
अब पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रही है डायग्राम्स, कहना क्या चाहते हैं। तो सुनिए जरा ध्यान से, पोलराइजेशन क्या चीज है। ये पोलराइजेशन थोड़ा अलग है, वो वाला पोलराइजेशन नहीं है जो आप लोग ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। ध्यान से देखिए, वेव ऑप्टिक्स का पोलराइजेशन अलग है, वो लाइट का पोलराइजेशन है, ये चार्जेस का पोलराइजेशन है। ओके सुनिए, शुरुआत में कुछ मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हैं, मतलब इनका प्लस माइनस एक ही जगह पे बैठा हुआ है। कुछ मॉलिक्यूल्स का प्लस माइनस एक ही जगह पे बैठा हुआ रहता है, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इनका प्लस और माइनस जुड़ा हुआ है ना, नॉन पोलर। और कुछ बंदे ऐसे रहते हैं कि जिनका प्लस और माइनस पहले से ही अलग है थोड़ा सा, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर। क्या कहते हैं उन्हें? नॉन पोलर। और वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, किधर भी देख रहे होते हैं, किधर भी अपनी मर्जी से। सो ये होते हैं पोलर, इनका पहले से प्लस माइनस अलग है। जैसे कि HCl, HCl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें माइनस और इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस माइनस अलग हो जाता है। लेकिन इसका एग्जांपल जैसे कि H2, तो इसमें H और H है, तो दोनों पे ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, बिकॉज दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बेसिकली ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। अब जब इस बंदे को जो कि सुकून शांति से बैठा था, इसमें तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो अभी सुकून से बैठेगा नहीं, खिंच जाएगा बेचारा। तुमने इसको जबरदस्ती ये कर दिया, तो इसका जो प्लस है, प्लस वो दूर जाने लगेगा, माइनस इधर आने लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, प्लस को धक्का मारती है, माइनस को खींचती है। तो ये बंदा बेचारा ऐसा बन जाएगा, प्लस अलग माइनस अलग थोड़ा सा। तो अगर आप ध्यान से देखें ध्यान से, तो इस तरफ पूरा प्लस 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 जमा हो रहा है, इधर माइनस 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 जमा हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन हो जाना। वैसे यहां पे क्या होगा मालूम है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे ना इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे तुम इसको अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड ना, यहां से हटा देता हूं। तो शुरुआत में लोग ऐसे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर ही ऐसे हो गए, तो यहां लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मैंने दे दिया, तो ये बंदे जो टेढ़े मेढ़े थे ना, प्लस वाला उधर जाएगा, माइनस वाला पीछे रह जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस को इस तरीके से अरेंज कर देती है, प्लस को दूर भगाती है, माइनस को पास बुलाती है, ऐसा। तो इधर भी माइनस 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 जमा हो रहा है, इधर भी प्लस 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 जमा हो रहा है, इसे कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अगर ये फील्ड एकदम तगड़ी कर दी ना तुमने, तो ये मटेरियल पूरा चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, और पूरा यहां से माइनस प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं मतलब यानी कि क्रैक होना, मटेरियल क्रैक हो गया है। मतलब असली वाला वैसे दरार नहीं पड़ रही है, क्रैक नहीं हो रहा है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक की ताकत खत्म हो गई, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं डिटेल लेक्चर में बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत डिटेल में, असली जिंदगी में ये कहाँ होता है असली जिंदगी में। बट अभी यहाँ पे इतनी सारी बातें कर नहीं सकते। तो आप ध्यान से देखिए कि जो बंदा सादा चुपचाप बैठा हुआ, तो नॉन पोलर, इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही वो ऐसा हो गया, प्लस माइनस अलग हो गए सॉरी। और जो टेढ़े मेढ़े बंदे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही सीधे सीधे हो गए, पोलर वाले, पोलर, ठीक है। सारी बातें हम लोग ने कर ली, पोलर नॉन पोलर। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट आखिरी कॉन्सेप्ट पे। ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, जो कि है वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो दोनों बताऊंगा, डोंट वरी। तो कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, तो क्या होगा? देखो कितना बचकाना है, कितना बचकाना है, बहुत ही इजी है। लिसन, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ध्यान से देखिए,
तो सीरीज में कैसे लगाएंगे? ये हो गया सीरीज, बराबर। पैरेलल में कैसे लगाएंगे? ये हो गया पैरेलल, बराबर, हो गया पैरेलल। नाम दे देंगे इसका, क्या नाम दे देंगे? C1, C2, C3। और ये तो बैटरी है, ये वोल्टेज V वाली, ये वोल्टेज V वाली बैटरी है। C1, C2, C3, ठीक है। करंट जब यहां से चल के जाएगा I, यहां पर पहुंचते ही 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। सो इट विल बिकम व्हाट? I1, I2, I3। करंट बढ़ेगा यहां पे, और वोल्टेज फिक्स रहने वाला है, वोल्टेज को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का कुछ नहीं बिगड़ता है। याद रखिए, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम ही रहता है तीनों जगह पे। सीरीज में करंट नहीं बढ़ेगा, करंट जो आई जा रहा है ना वही तीनों में से पास होगा। आई करंट उतना ही रहेगा, वोल्टेज बिगड़ जाएगा, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3। तो जो बिगड़ गया उसे लिखो, V = V1 + V2 + V3। वहां क्या बिगड़ा है? वहां क्या बिगड़ा है? यहां पे करंट बिगड़ गया। सो I = I1 + I2 + I3। अब एक फॉर्मूला हमेशा के लिए रट लेंगे कि वोल्टेज होता है, मतलब ये देखो, ये फॉर्मूला रट लो, Q = CV। Q = CV। सो V = क्या हो जाएगा? V = Q/C, बराबर है। तो ये Q/C1, Q/C2, Q/C3। ये मैंने ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि करंट सीरीज में सेम है, तो इसका मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम भी सेम है, चार्जेस सेम है। यहां पर मैंने करंट जो लिखा, इसी के बदले मैं ये भी तो लिख सकता हूं चार्जेस। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं काम करता हूं, करंट हटा ही देता हूं, चार्ज ही लिखना बेटर है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। सो लिसन वेरी केयरफुली, चार्ज चार्ज चार्ज, ठीक है। वैसे यहां पर भी चार्ज ले लेते हैं, करंट हटा देते हैं, ठीक है। सो हमने करंट हटा दिया, चार्ज Q था, Q1 में बढ़ गया, Q2 में बढ़ गया, Q3 में बढ़ गया। वैसे यहां पे चार्ज Q था, Q ही रहा, वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, याद रखिएगा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये हो जाएगा आपका, क्या था, हाँ सॉरी, चार्ज बढ़ गया ना, Q1, Q2, Q3, राइट। सो ये हो जाएगा C1V, C2V, C3V। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है, तो ये वोल्टेज कैंसल, चार्ज कैंसल। आंसर आ गया 1/C सीरीज इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये देखो खत्म हो गया डेरिवेशन। और यहां देखो CP पैरेलल, C1 + C2 + C3, दैट्स इट, ओवर। डेरिवेशन दोनों का फटाक से खत्म। इट वॉज सो डैम इजी। देख लीजिए आंसर, देख लीजिए दोनों का फाइनल। सीरीज वाला 1/CS इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और पैरेलल वाला C1 + C2 + C3, दैट्स इट। आई बात तुम्हारे भेजे में कि नहीं? पैरेलल सीरीज जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अभी ये जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन कॉन्सेप्ट्स में हम डिटेल में नहीं जा सकते, बिकॉज वन शॉट लेक्चर में जो मेन डेरिवेशंस थी सारी की सारी मैंने पूरी की पूरी कवर कर दी है। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो भी मैं कर रहा हूं, डोंट वरी। और फिर बाद में लास्ट में वेंडी ग्राफ जनरेटर, बस। सो 2 डेरिवेशन तक और रुक जाओ यार, भागो मत कि सर बहुत लंबा लेक्चर हो गया, 2-2.5 घंटा हो गया सर, बस। अरे सिर्फ 2 आखिरी डेरिवेशन है, चलिए आइए कर लेते हैं। तो 2 जो आखिरी डेरिवेशन है, एक तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये देख लेते हैं, और एक क्या देख लेते हैं कि बेसिकली वेंडी ग्राफ जनरेटर। समझे क्या नहीं समझे? चलिए आइए देखते हैं। तो फाइनली देख लेते हैं, चलिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर
अब एनर्जी स्टोर कितनी रहती है आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग डेरिवेशन जो कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। सो एक चार्ज कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हुआ रहता है आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली मेरे पास है कैपेसिटर की प्लेट्स, इसे कैपेसिटर कहते हैं, सब दो पैरेलल प्लेट्स को, जिसपे इस तरीके से एक बैटरी अटैच की गई है, जिसका जो फुल वोल्टेज हम लोग ने जो अप्लाई किया है अभी इस वक्त वो है V, कैपिटल V बाय द वे, इट इज कैपिटल V। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, शुरुआत में जब इस पे कोई चार्ज नहीं था तो इस बंदे का वोल्टेज जो था वो 0 था और यहां से यहां चार्ज ले जाना बड़ा आसान था। लेकिन जब इस पे चार्ज आ गया, मान लो अभी इस पे चार्ज क्यों आ गया, अरे यहां से चार्ज जाएगा ना, इस पे जाके जमा हो जाएगा, तो इस पे प्लस 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 जमा होगा और इस पे माइनस जमा होगा, इस पे माइनस। तो बेसिकली जब इस पे चार्ज क्यों आ गया तो इस पे पोटेंशियल भी तो कुछ स्मॉल v आ जाएगा। अब जब पोटेंशियल V आ गया तो फिर और चार्ज अगर मैं dq लेके जाना चाहूं, छोटा सा और चार्ज dq लेके जाना चाहूं, तो मुझे इस पोटेंशियल का सामना करना होगा। अरे हाँ क्या ना मेरे भाई, अरे बाबा पहले कैपेसिटर पे चार्ज ही नहीं था तो उसका पोटेंशियल था 0, तो कोई चार्ज q को लेके जाके उस पर रखना है तो बहुत आसान था। लेकिन अब जब चार्ज q चला गया, उसमें पोटेंशियल V आ गया, तो वहां पर चार्ज लेके जाना, भले छोटा चार्ज क्यों ना हो, dq क्यों ना हो, हमें उस पोटेंशियल से लड़ना होगा। सो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल मतलब वर्क होता है पोटेंशियल अपॉन चार्ज, सॉरी पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, है ना। तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। अरे वो ना सैनिक छोटू चार्ज इनटू पोटेंशियल। अरे बाबा तुमने पढ़ा था ना, वर्क होता है, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल, तो वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अरे पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले ही पढ़ा यार, भूलो मत। सो बेसिकली वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी है कि जो पोटेंशियल है उसके पास कितना चार्ज लाया जा रहा है। तो पोटेंशियल अभी इस कैपेसिटर पे V है और उस पर चार्ज dq लाया जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस 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 आने वाला है और यहाँ पे माइनस 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 आने वाला है और ये लाइंस बनने वाली है, लाइंस ऑफ फोर्स। एनीवे चलिए, बहुत बचकाना डेरिवेशन है तो ध्यान से देख लीजिए। सो dw इक्वल्स टू vdq, सो dw इक्वल्स टू v की जगह पे मैं अगर ऐसा लिख दूं q बाई c तो कुछ गलत नहीं होगा। अरे क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला q इक्वल्स टू c भी बताया था ना तुम लोग को, हाँ क्या ना, q इक्वल्स टू c भी बताया था, तो वैसे ही छोटू q इक्वल्स टू c इंटू छोटू v। अरे हाँ क्या ना, सो ये फॉर्मूला है q का। सो dw इक्वल्स टू q बाई c मैंने लिखा। अब दोनों बाजू इंटीग्रेशन कर देंगे जिसमें से q और c, एक सेकंड q नहीं, q तो अलग अलग चेंज हो रहा है ना, c बाहर आ जाएगा, q अंदर छूट जाएगा। और q कहां से कहां जा रहा है, पहले q की वैल्यू इस पे कितनी थी, 0 थी, और लास्ट में फाइनली कैपिटल q है, तो 0 से कैपिटल q, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा w। अरे मेरे दोस्त वापस देख लो, वर्क डन का फॉर्मूला है पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो v इंटू डी क्यू हो गया। अब q इक्वल टू सी भी तो फॉर्मूला ही है ना, जो मैंने तुमको रटने के लिए कहा था। अरे देखो भाई इधर देखो, इधर क्या q इक्वल टू सी वी है, देखो दिख रहा है q इक्वल टू सी वी, तो या तो बड़ा q इक्वल टू सी इंटू बड़ा v, या फिर छोटू q इक्वल टू सी इंटू छोटू v, ठीक है, एक ही बात है, याद रखिए। समझ में आ रहा है, गुड। तो बेसिकली w इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा आपका, हाँ 1/c, तो एज इट इज q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से q। सो वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है 1/2c q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अरे लिमिट्स डाली है रे बाबा, एक बार कैपिटल q डाला, एक बार 0 डाला, तो इस तरीके से आ गया q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो वर्क डन इज हाफ q स्क्वायर बाई c, जो कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का हो गया मेरे पास आंसर, एक नया फॉर्मूला, ठीक है। अब q cv के बराबर होता है ना, q cv के बराबर होता है, तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c, ये कैंसिल हो गया, तो एक नया फॉर्मूला और बन गया।
U इक्वल्स टू हाफ CV²। ये एक नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि Q इक्वल्स टू CV होता है ना, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं ना, CV की जगह पे एक Q डाल देंगे, एक Q, तो U इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V हो जाएगा। तो ये भी एक और नया फॉर्मूला बन गया। सो ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रकार के आप फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? दैट्स इट। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले हमको मिल गए फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इट वाज सो डैम इजी। एक बार डायग्राम बनाओ, वर्क डन का फॉर्मूला लिखो, V को लिखो Q/C, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। सो कितना बचकाना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। चलिए अब बचा है टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट में वेन डिग्राफ जनरेटर। देखो हाफ Q²/C या हाफ CV² या हाफ QE। वेन डिग्राफ जनरेटर को समझते हैं। तो वेन डिग्राफ जनरेटर जो है उसमें है क्या आखिर? 50 किलो वोल्ट की सप्लाई है। 50 किलो वोल्ट समझते हो बे? 50 किलो वोल्ट किसे कहते हैं? अरे ये क्या हुआ रे? हाँ, थोड़ा इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया। 50 किलो वोल्ट की सप्लाई है यार। 50 किलो वोल्ट मतलब 50,000 वोल्ट। इसको हाई टेंशन सप्लाई भी कहते हैं, हाई टेंशन। यहां पर एक ऊपर एक जो गोला लगा हुआ है इसे हम कहते हैं पुली। क्या कहते हैं? पुली। अरे हाँ के ना रे बाबा, इसे हम कहते हैं पुली। और लिसन, ये नीचे क्या लगा हुआ है? एक दूसरी पुली लगी हुई है, फिर मोटर लगा हुआ है, ऐसा मान सकते हैं मोटर है, ये एक तरीके का मोटर है। तो ये बंदा जो है वो है पुली, ये बंदा है मोटर, जो कि इस कन्वेयर बेल्ट को गोल घुमा रहा है। इसे ऐसे करके गोल घुमा रहा है, कन्वेयर बेल्ट, समझे? तो ये कन्वेयर बेल्ट को गोल घुमा रहा है, याद रखिएगा। किसको गोल घुमा रहा है? कन्वेयर बेल्ट को। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर हाई वोल्टेज होने की वजह से और बिकॉज ये जो मोटर है, मोटर इस बेल्ट से रगड़ रहा है, तो इसके अंदर अलग चार्ज होने की वजह से, तो ये हाई वोल्टेज और यहाँ पे कुछ अलग चार्ज और एक वोल्टेज, इसकी वजह से यहां पर, यहां से यहां, मतलब इस जो ये ब्रश दिख रहा है ना, ब्रश, ए ब्रश, तो यहां से चार्जेस इसके ऊपर जमा हो रहे हैं। किसके ऊपर? बेल्ट के ऊपर। लोगों ने तो डायग्राम इतना छोटा सा बना के दिया है, इसमें बनाने की जगह भी नहीं। तो यहाँ से चार्ज स्प्रे हो रहे हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज स्प्रे हो रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लेके जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज को ये बंदा कलेक्ट कर रहा है। कौन कलेक्ट कर रहा है? यहाँ पे जो ब्रश बना हुआ है ना, ये बेसिकली इस प्लस को कलेक्ट कर रहा है और इस पे भेज रहा है, इस पे डोम पे। इसको कहते हैं डोम। बस, तो करता क्या है वेन डिग्राफ जनरेटर? करता क्या है? प्लस चार्ज को जमा करता है, बस खत्म, इतना ही काम करता है। माइनस भी जमा कर सकता है, नेगेटिव वाला वेन डिग्राफ जनरेटर माइनस जमा करेगा, बट एनीवे जो भी जमा कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो चार्जेस जमा होने की वजह से होता यह है कि बहुत हाई वोल्टेज बन जाता है, हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज क्यों बनाना है? हाई वोल्टेज यहां पे इसलिए बनाना है क्योंकि हम लोग ने क्या करते हैं, मानो इसका काम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? इसमें लगा देते हैं, मान लो एक बेसिकली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख देते हैं जिसमें से अल्फा निकलता है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल प्लस होता है और ये डोम भी प्लस है, तो इतना हाई वोल्टेज का जो प्लस है वो इस अल्फा पार्टिकल प्लस को धक्का मारता है और अल्फा पार्टिकल बहुत ताकत से नीचे जाता है, और नीचे मान लो हमने रख दिया गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल पे टकराता है, और फिर गोल्ड फॉइल से जब टकराएगा तो अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा और हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि आप लोग ने पढ़ा रहेगा रूदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, कि रूदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा था, तो उसको फास्ट कैसे करेंगे? तो वेन डिग्राफ जनरेटर से फास्ट करते हैं। तो वेन डिग्राफ जनरेटर है क्या? वेन डिग्राफ जनरेटर एक तरीके का पार्टिकल एक्सीलरेटर है। पार्टिकल को एक्सीलरेट करने वाली चीज का नाम है वेन डिग्राफ जनरेटर। आई होप कि आपकी खोपड़ी में बातें घुस गई। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि कोरोना इफेक्ट आता है जो कि इस बुक में दिया भी नहीं है, फिर बाद में ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट्स नॉट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स। तो शॉर्ट में आपको खाली बस इतना लिख देना है। क्या लिख देना शॉर्ट में? शॉर्ट में आपको इतना लिखना है कि जो वेन डिग्राफ जनरेटर है उसमें एक मोटर है, एक पुली है, एक कन्वेयर बेल्ट है, और ये दोनों रगड़ते हैं तो चार्जेस पैदा होते हैं, और वो चार्जेस इस बैटरी से निकले हुए चार्जेस से ऑपोजिट है, तो यहां से वहां चार्जेस जो है बेसिकली स्प्रे होते हैं। ये स्प्रे हुए चार्जेस ऊपर जाते हैं, जिसको ये ब्रश कलेक्ट करता है, ब्रश कलेक्ट करके इस डोम शेप को दे देता है।
तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ना, स्प्रे कोम करके लिखा हुआ ना कि स्प्रे हो रहा है, स्प्रे ब्रश ए है और एक कलेक्टिंग ब्रश है बी। क्या हो रहा है भाई, हैं? व्हाट द हेल मैन, व्हाट इज दिस? एनीवे लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पता नहीं कुछ भी चीजें हरकतें हो रही हैं, बट एनीवे चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है। आई जस्ट डोंट केयर नाउ। सो मैं जो है इस चीज पे ज्यादा ध्यान दूंगा नहीं अभी। अरे नवीन चैप्टर आ गया रे बाबा। हाँ ये देखिए, यहाँ हो गया हमारा चैप्टर खत्म, वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया और जो इसे मैंने पढ़ाया आपको पसंद आया। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसको तो आप शेयर कीजिए थोड़ा सा, है ना, मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। एंड इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग ऐप डाउनलोड करके भी रखिए, फटाक से मैं जल्द उसको अपलोड कर दूंगा। इसके न्यूमेरिकल्स यूट्यूब पे नहीं आएंगे, ऐप पर ही आएंगे, और उसको मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे करके समझाऊंगा ताकि हर बच्चा सीख जाए। फाइन, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।